कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू में यूपीएससी बोर्ड की क्या साइकोलॉजी रहती है, वो किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे कैंडिडेट को इवेलुएट करते हैं, अवेयरनेस का रोल कितना है, नॉलेज का रोल कितना है, कि एसएसबी इंटरव्यू और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। 2-3 महीने आपके इंटरव्यू से पहले जो टाइम है आपके पास, अगर आप ऐसा सोचते नहीं हो तो आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस ऐसा डेवलप करना है कि आपके मन में फिट हो जाए भाई असिस्टेंट कमांडेंट ये सब कुछ है। जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी की कुछ बारीकियों के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन वीडियो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके देखिएगा। हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोग्राम में हम कौन कौन से मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे, और ये इस सीरीज का पहला मॉड्यूल है जिसमें हम समझेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू में यूपीएससी बोर्ड की क्या साइकोलॉजी रहती है, वो किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे कैंडिडेट को इवेलुएट करते हैं, अवेयरनेस का रोल कितना है, नॉलेज का रोल कितना है, और हमें ये नॉलेज और अवेयरनेस कैसे डेवलप करनी है। मीनवाइल वी विल डिस्कस कि एसएसबी इंटरव्यू और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है और सीएपीएफ का भी करवाती है, और बहुत सारे अदर इंटरव्यूज भी होते हैं। ऐसे में सिविल सर्विसेज इंटरव्यू और सीएपीएफ इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है वो भी हम आज बारीकी से देखेंगे। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एक असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और आप उन क्वालिटीज को कैसे इनकलकेट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वही क्वालिटीज आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। मेनवाइल हम ये भी देखेंगे कि कैंडिडेट्स क्या क्या ब्लंडर करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और आप लोगों को इस तरीके की कोई गलती नहीं करनी है, और हमें एक अच्छा स्कोर लेके आने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें गोल पता होना चाहिए कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में करना है। तो इस तरीके के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अब हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट हो, सर मुझे किस तरीके के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, स्केड्यूल कब आएगा, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और रिगार्डिंग दीज डाउट्स की क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उधर जाते ही कितने बजे इंटरव्यू हो जाएगा, तो मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सब बातें हम लाइव जो डिस्कशन रहेगा उनमें डिस्कस करेंगे, और टॉपर्स इंटरेक्शन में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस हो पाएगी ये सारी चीज़ें। ऐसे में जब एंट्री चेक पॉइंट होगी, पहले सीआईएसएफ आपकी गेट पे एंट्री चेक करेगी रोल नंबर के साथ, फिर आप एक रूम में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी। मेनवाइल आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूपीएससी में एट प्रेजेंट देर आर 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। जो भी यूपीएससी मेंबर है वो आपके अलग अलग बोर्ड रहेंगे। कितने बोर्ड अब सीएपीएफ एसी का इंटरव्यू लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। मान के चलते हैं कि सारे बोर्ड ले रहे हैं, 6 बोर्ड ले रहे हैं, 7 बोर्ड ले रहे हैं, 9 के 9 बोर्ड ले रहे हैं। उन बोर्ड में जो चेयरपर्सन होगा, टोटल 4 मेंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन इन द यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमन वर्ड है एज कम्पेयर टू पर्सनैलिटी टेस्ट, लेकिन हमें पता है, ये अंडरस्टूड लेके चल रहे हैं कि 150 मार्क्स का हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। अब 4 मेंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन रहेंगे जो यूपीएससी के मेंबर हैं, वो चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेंगे। उनका एक ऑफिस होगा, ऑफिस के बाहर उनकी नेम प्लेट होगी, और आप केवल उनका ही नाम जान पाएंगे। बाकी जो 3 मेंबर्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में नहीं जान पाएंगे। तो उनके बारे में हमें कितना जानना है, क्या जानना है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या, और बहुत सारी मिथ्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सेशन इंटरेस्टिंग रहने वाला है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सीएपीएफ का इंटरव्यू है वो जीके का टेस्ट है, तो आंसर है नहीं, ये कोई जीके का टेस्ट नहीं है। ये एक तरीके की ऑफिसर इवेल्युएशन एक्सरसाइज है, और तभी इसका नाम पर्सनैलिटी टेस्ट है। आप किसी भी रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर से अगर मिलोगे ना, मैं तो सर्विंग वालों से भी मेरा मिलना हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू, ऐसे में आप पाएंगे कि वो कैंडिडेट की नॉलेज से इतना इंप्रेस नहीं होते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी से इंप्रेस होते हैं। लेकिन नॉलेज भी पर्सनैलिटी का इंटीग्रल पार्ट है। नॉलेज को बहुत बार आपने, जो यूपीएससी के एक्स चेयरमैन हैं दीपक सर, उनका इंटरव्यू आपने कभी सुना हो तो वो बोलते हैं कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है और ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और बहुत बार रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ आप इंटरेक्शन करोगे ना, तो वो भी यही बात बोलेंगे कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। लेकिन जब आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, या मेरा यहाँ पे ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम इस स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट करके ये समझ लेते हैं कि नॉलेज तो कुछ चाहिए ही नहीं, ओवरऑल बस पर्सनैलिटी चाहिए। लेकिन नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, और आप इसको सेपरेट करके नहीं देख सकते। जिस कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज होगी उसका कॉन्फिडेंस उतना ही बेहतर होगा, वो पावर फील करेगा,
और एक अथॉरिटी फील करेगा वो पर्सन, और जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, अब ये चेक करना है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ओवरऑल बात करें तो जो नॉलेज आपको रहती है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू पावर, और नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन अगर बेहतर वे में हो तो वो विजडम का काम करेगी। नॉलेज फैक्टर के बिहाफ पे ही हम हमारी ओपिनियन डेवलप कर पाते हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है और कोई हमें बोले कि चलो इस टॉपिक के बारे में आप क्या समझते हो, जब उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं समझते जी उसके बारे में। अपनी ओपिनियन कैसे डेवलप करेंगे, और ओपिनियन डेवलप करेंगे भी, मान लो सपोज किसी कैंडिडेट को अधूरी नॉलेज है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अधूरी नॉलेज है, तो उसका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत क्लियर स्टैंड है कि टेरर एंड टॉक्स कांट बी टुगेदर। मीनवाइल हमारा ये भी क्लियर स्टैंड है कि जो हमारा पीओके वाला इशू है विद द पाकिस्तान, इट्स अ बायलैटरल हमारा बॉर्डर इशू, और बायलैटरली हम इसको सोल्व करेंगे इन फ्यूचर, जब भी सोल्व करेंगे। हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन इसमें नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं पास्ट कुछ सालों से इजराइल पैलेस्तीन का जो वॉर है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ चल तो पता नहीं कब से रहा है लेकिन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ऐसे में इंडिया पे बहुत बार ये प्रेशर बनाया गया कि आपको नहीं लगता कि आपको मीडिएशन करना चाहिए बिटवीन दिस टू कंट्रीज़। आपके इजराइल के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, पैलेस्तीन के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस हैं, वहीं पे रशिया यूक्रेन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस भी हैं। तो ऐसे में इंडिया ने क्लियरली, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि विल नॉट मीडिएट। यूपीएससी मेंबर जब वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत भूमिका बांध के क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारा एक नारा है कि वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और हमारा इजराइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस हैं। इसमें हमारा इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इजराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए इजराइल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब इरिगेशन की बात आती है तो फार्मर्स की बात आती है। और ओवरऑल बात करें तो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए। वहीं पे फिलिपीन, ये जो पैलेस्तीन की बात करें तो भारत में भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और पैलेस्तीन मुस्लिम कंट्री है। ऐसे में एक अच्छे हमारे रिलेशंस हैं पैलेस्तीन के साथ। जब हम हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो इन कंट्रीज़ के साथ हम डीहाइफिनेटेड पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या टर्म है डीहाइफिनेशन? डीहाइफिनेशन का मतलब है कि जैसे बचपन में नहीं होता था कि तू मेरा दोस्त है तो मेरी इसके साथ लड़ाई हो रखी है, तुझे नहीं बोलना इसके साथ, अगर तू इसके साथ बात करता पाया गया तो मुझसे बात मत करियो। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। आपका आपस का क्या मसला है अलग बात है, हम आपके साथ भी रिलेशंस मेंटेन करेंगे, और वाई के साथ, एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, एक्स के साथ भी रिलेशन मेंटेन करेंगे और वाई के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करेंगे। आपका आपसी झगड़ा हमारे रिलेशंस में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ऐसे में जब यूपीएससी में इंटरव्यू पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछेंगे कि भाई वासुदेव कुटुंबकम की आप बात करते हो, वर्ल्ड लीडर आपको बनना है, वर्ल्ड इज द वन फैमिली, और आप चाहते हो कि विश्व गुरु हम बने, तो आपको नहीं लगता बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर इट्स अ ड्यूटी ऑफ इंडिया कि वो इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध विराम करवा दे, इनके बीच में मीडिएशन करवा दे, इनका सोल्यूशन करवा दे जो इतने समय से नहीं हो पाया। हाई चांस है कि नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाएगा जो मीडिएशन करवाएगा उसको। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देनी चाहिए या ग्रैब कर लेनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स इसमें जिसको लैक ऑफ नॉलेज रहेगी वो अपनी ओपिनियन ही डेवलप नहीं कर पाएगा कि क्या बोलूँ जी इसमें। अब बात तो जो इन्होंने भूमिका बांधी है उस हिसाब से तो सही बात लग रही है, उसमें कैंडिडेट बोलेगा हाँ सर बिल्कुल करानी चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी भारत को विश्व गुरु बनाएगी। काउंटर क्वेश्चन तुरंत फेंक के मारेंगे कि फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में जब मीडिएशन की बात आती है तो भारत मना क्यों कर देता है। यहीं पे आपको ये समझना होगा भारत के लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यही रीजन है कि जब रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग कुछ वोटिंग होती है तो हम अब्सटेन कर लेते हैं कि भाई बायलैटरल इश्यूज है दो कंट्री के बीच में, हमें बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट और हमारी कंट्री सर्वोपरि है। ऐसे में हम विश्व शांति में बिलीव करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम दोनों कंट्रीज को अपील करते हैं कि भाई आपको युद्ध नहीं करना है और मिलके आपस में बैठ के डिस्कस कर लो, क्योंकि जब भी मीडिएशन हो गया ना, थर्ड पार्टी कभी भी इन्वॉल्व होगी, आर्बिट्रेशन होगी, तो क्या होता है कि किसी को कुछ गेन होगा, किसी को कुछ लॉस होगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था, गांधी जी भी इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, या इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं पे भी देखोगे इस टैक्टिक का इस्तेमाल होता मिलेगा। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा अगर हम पीओके के लिए किसी थर्ड पार्टी को लेके आते हैं तो इंडिया को भी कुछ गेन होगा और कुछ लॉस होगा। अब जब टेरिटरी की बात आती है, जमीन की बात आती है, तो जमीन पे तो भाई एक इंच जमीन पे तो लड़ाइयाँ हो जाती है, और ये तो कंट्री में नेशनलिज्म का एंगल इसमें इन्वॉल्व है। तो वी आर नॉट रेडी टू गिव ए सिंगल इंच ऑफ आवर लैंड। और क्यों देंगे भाई, अपना हिस्सा है, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसे में
क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर वो पूछेंगे तो पीओके का सोल्यूशन क्या है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली क्लास में ही डिस्कस करेंगे, फिर पीओके का सोल्यूशन क्या है। तब तक आप सोचो कि सोल्यूशन क्या है भाई पीओके का। अब ऑन टेबल तो पाकिस्तान उसको देगा नहीं, तो क्या लड़ाई सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट बना रहने के लिए हमारी कन्वर्सेशन लंबे समय तक चलेगी, तो कुछ चीज़ें मैं ऐसे ड्रॉप करूँगा आपके माइंड में, अब आपको इसका आंसर ढूंढना है। वापिस आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ओपिनियन तो तभी डेवलप हो पाएगी ना जब हमारे पास नॉलेज रहेगी, और वो नॉलेज कहीं ना कहीं हमें विजडम में कन्वर्ट करनी है। और उस नॉलेज का इंडिविजुअल को कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं जानता, चाहे कितना भी जान ले। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे दुनिया में कितना भी जान लो, तब भी 0 पॉइंट जितनी जीरो लगा सकते हो उतनी जीरो लगा के एक लिख लेना उसके सामने, बस उतना जानते हो। और जानने का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा बोलने में सेइंग आती है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो देन यू मस्ट नो एवरीथिंग अंडर द सन। लेकिन ये स्टेटमेंट अब आउटडेटेड हो चुकी है। अंडर द सन नहीं है, आपको सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये भी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी इसकी हर एक चीज़ में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपको सोचने का तरीका पता होना चाहिए कि मान लो ये टॉपिक चल रहा है तो मुझे इस चीज़ में कैसे इसको हैंडल करना है, टैक्टफुली कैसे हैंडल करना है। अब मशीन तो हो नहीं कि हर एक चीज़ आप जानोगे और हर एक चीज़ आप विकिपीडिया है या चैट जीपीटी है कि डाला और आंसर डाल दे दिया, ऐसा चाहिए भी नहीं। तो चाहिए क्या, उस पर बात करते हैं। यूपीएससी बोर्ड ये चेकलिस्ट है, इन फैक्टर्स के बेसिस पे वो चीज़ें आपसे चाहता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आप सोचने में कितने क्लियर हो। मान लो मैंने कोई टॉपिक आपसे पूछा और उसमें अब पजल होके तो आंसर नहीं दे रहे हो, अपनी स्टेटमेंट कभी चेंज कर दे रहे हो, कभी कुछ चेंज कर दे रहे हो। सपोज मैंने आपको बोला कि प्रेफरेंसेस की अगर इसमें एग्जांपल देके बात करें कि वाई सीएसएफ इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, मोस्टली कैंडिडेट्स की सीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। या किसी के फादर ऑलरेडी सीआरपीएफ में सर्व कर रही हैं, बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं, लेकिन उसने फर्स्ट प्रेफरेंस सीएसएफ डाली हुई है, और उसने आंसर में ये डाला कि माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीएसएफ सर बिकॉज मैं बचपन से फोर्सेस के बीच में ही रहा हूँ। अरे तो बचपन से फोर्सेस के बीच में रहे हो तो सीआरपीएफ होनी चाहिए, क्योंकि फादर भी सीआरपीएफ है, देखिए भी सीआरपीएफ है। मीन्स मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स कई बार इलॉजिकल आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो सुन लिया था, किसी टॉपर के मुंह से सुन लिया था, किसी इंटरव्यू में मैंने सुन लिया था, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हाँ तो क्या पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होती है तो क्या, उसके बाद क्या, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर मेरे ये पॉइंट्स हैं और ये रीजंस हैं और इन फैक्टर्स के बेसिस पे मैं ये डिसीजन लेता हूँ। वही आपको बोलेगा कि भाई एट प्रेजेंट आपकी क्या, अब मान लो असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना है, ऑफिसर क्यों बनना है। वहाँ पे ये तो बोल नहीं सकते सर एक सरकारी नौकरी चाहिए मुझे जीवन में इसलिए असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। और बहुत लोगों का ये रीजन होता है, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो या कोई और हो सकता है आप नहीं हो, आपके अंदर रियल में वो पैशन हो, लेकिन वहाँ पे तो नहीं बोल सकते ना आप उनमें से एक हो तो भी कि सर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में सिक्योरिटी बने रहे और इसलिए मुझे बनना है। इट शुड बी ए क्लैरिटी ऑफ थॉट कि आप कोई एक्शन करते हो तो क्यों कर रहे हो। वो डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में धीरे धीरे, और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में चीज़ें निकल के आएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। मीनवाइल लीडरशिप एंड द कमांड पोटेंशियल, भाई असिस्टेंट कमांडेंट जो पोस्ट है उसमें सबसे बड़ा काम ही लीडरशिप का है। और अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपने पास्ट में कहीं ना कहीं लीड किया होगा, आप किसी ना किसी एग्जाम्पल को कोट करोगे, उस मुद्दे पे डिस्कशन होगा, तभी डेफ इज इंपॉर्टेंट। डेफ की क्या इंपॉर्टेंस है, डेफ क्यों रखा हुआ है, डेफ की जरूरत ही क्या है और उसमें क्यों भरवाया जा रहा है कि पास्ट में क्या अचीव किया, क्या हो गया भाई। और आप स्कूल के बारे में चीज़ें लिखो, कॉलेज लेवल पे चीज़ें लिखो, स्पोर्ट्स उसमें मेंशन करो कि क्या रीजंस हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाई पास्ट में इस बंदे के अंदर कुछ लीडरशिप के रिगार्डिंग उसने कुछ परफॉर्म किया है। ऐसे में ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को एक्सपोजर नहीं मिला हो, कि हो सकता है उसने ऐसे स्कूल से पढ़ाई की हो, ऐसे कॉलेज से पढ़ाई की हो कि जहाँ पे उसको इतना एक्सपोजर नहीं था जो कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को शो कर सके और वो डेफ में मेंशन कर सके। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको अपने जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, उन रिस्पॉन्सेज में इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना होगा। और वो ज़बरदस्ती का रिफ्लेक्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा कई बार कैंडिडेट ज़बरदस्ती के कीवर्ड्स डालते हैं, ज़बरदस्ती की चीज़ें मेंशन करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपकी 3 क्वालिटी बताओ, उसमें आप बता दे रहे हो सर आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, वो बोलेंगे अच्छा लीडरशिप का कोई एग्जांपल बताओ। अब डेफ में आपने नहीं लिखा लेकिन यू शुड हैव एग्जांपल। हो सकता दुनिया में बहुत चीज़ें हैं कि आपने डेफ में नहीं लिखा, भाई उस टाइम नहीं थी कॉलेज में, कॉलेज के बाद मैं मैच्योर हुआ हूँ, बहुत चीज़ें मैंने कॉलेज के बाहर आने के बाद सीखी हैं और जब कॉम्पिटेटिव फील्ड में आया तब मैंने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप की हैं। अभी की बात करें, हो सकता है रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद अब आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे और लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तब आपके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स डेवलप होंगे, तो तब हो सकता है आपने डेवलप की हो।
ऐसे में जो आपका आंसर होगा, क्वालिटी ऑफ आंसर, वो ये बताएगी कि आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, आपका ये दीज ऑल ट्रेड्स आर इंटरलेटेड। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है या नहीं है। इसको मुझे अगर क्रॉस चेक करना है तो आई विल क्रॉस चेक इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस क्वेश्चन और द एसआरटी। और एसआरटी को ही हमने एक मॉड्यूल हमारा रखा है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कमांड पोटेंशियल। क्योंकि एक असिस्टेंट कमांडेंट का काम क्या है, 3 बेसिक रोल रहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के, एडम, ट्रेनिंग, ऑपरेशन। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ट्रेनिंग पार्ट एंड द ऑपरेशनल। ऑपरेशंस की जब हम बात करें तो वहाँ पे कमांड पोटेंशियल इज नेसेसरी, और इसका डायरेक्ट लिंकेजेस आपके करेज से है, वो डिस्कस करेंगे। दे ऑल्सो चेक योर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस दे आस्क समटाइम्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, डू यू हैव गर्लफ्रेंड। तो ऐसे में बहुत बार कैंडिडेट बोलता है थी सर, अब नहीं है। अब कैंडिडेट बह गया भावनाओं में, जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात है। लड़कियों से तो अवॉइड करते हैं, लड़कियों से नहीं पूछते इस तरह के क्वेश्चन, लड़कों से पूछते हैं, हाँ भाई बता गर्लफ्रेंड है, वो कहता है थी सर, अब नहीं है, नहीं सर अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, बोले सर बस है कुछ कहानी। बच्चे इतने फ्रैंक हो जाते हैं क्योंकि मैं हर साल 500 कैंडिडेट्स के आसपास इंटरव्यू लेता हूँ और बाद में उनके एक्सपीरियंसेस भी सुनता हूँ, जो पास होते हैं उनके भी, जो फेल होते हैं उनके भी। एंड देन आई ऑब्जर्व मैनी थिंग्स कि यहाँ पे ये कैंडिडेट ने ब्लंडर कर दिया और यहाँ पे ये कैंडिडेट को ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पे इस चीज़ ने एक्सेल कर दिया। बहुत बार जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो आपको दिखाता है कि वही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसमें इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट्स को बहुत फ्री हिट मिलती है। वो फ्री हिट का मतलब ये है कि आपने उसका आंसर दे दिया तो आपके नंबर पूरे हैं, पूरे मतलब 120 भी दे देंगे, वो 125 भी दे देंगे। और वो फ्री हिट मान लो छोड़ दी तो नंबर ज़्यादा कटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव मार्क में करके चलेंगे। जैसे अब ये कैंडिडेट से पूछा था इंटरव्यू में, ही स्कोर्ड 120 मार्क्स इन द इंटरव्यू पार्ट, एंड कहीं ना कहीं इससे ये स्कोर रिस्पॉन्सिबल है उसका रैंक आने के लिए। उससे पूछा कि चलो हर इंसान की एक कीमत है, इस पे आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपके माइंड में आ रहा है वो बताओ। और फिर उसने अपने हिसाब से ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि सर जो इंसान के अंदर मान लो जो ऑनेस्टी है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की एक कीमत हो। उसने पूछा आपकी क्या कीमत है, तो बोला सर मुझे कोई खरीद नहीं सकता। तो ऐसे में एक बार तो बोर्ड ऐसा समझने लगा, ऐसा कितना बड़ा बिजनेसमैन है भाई ये कि मुझे खरीदने की औकात नहीं है किसी की। लेकिन अभी मैं यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वहाँ पे ये स्लैंग नहीं था। ऑफकोर्स वो स्लैंग आपको भी नहीं रखना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, और प्रोफेशनलिज्म में वहाँ पे क्रक्स ये निकला कि सर जिस इंसान के पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और अब अगर मेरी पर्टिकुलर वैल्यूज़ की, वहाँ पे जो बोर्ड पूछना चाह रहा था वो करप्शन से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि भाई कितने में बिकोगे अगर असिस्टेंट कमांडेंट है, किसी को घूस देनी है। तो वो कहता है सर वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ को खरीदा नहीं जा सकता और मेरी वैल्यूज़ का कोई रेट नहीं है। यही काफ़ी इंप्रेसिव पॉइंट होता है। इसके रिगार्डिंग एक पॉडकास्ट है, वो भी अभी रिलीज़ करेंगे हम हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली और योर क्लोज वंस, या आपका इमोशनल डायलमा, मोरल डायलमा, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी देखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हर एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। सपोज एसआरटी के फॉर्म में भी ये चीज़ें आपसे डिस्कस की जाती हैं कि मान लो आप अपने 2 बडीज़ के साथ, चलो आप जवाब सोचना, आप अपने 2 बडीज़ के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और रात का समय है, 8-9 बजे हुए हैं और आप माइस्ट एरिया में पोस्टेड हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में आप पोस्टेड हैं, सीआरपीएफ में आप ऑलरेडी हैं। और रास्ते में आपको दिखता है कि एक लेडी एक छोटे बच्चे के साथ आपको लिफ्ट डिमांड कर रही है और हेल्प डिमांड कर रही है। ऐसे में आप अपनी गाड़ी रोक के उसे लिफ्ट देंगे या सीधा बाईपास कर जाएंगे? तो बताइएगा क्या आंसर है आप लोगों का, सोचिएगा इस चीज़ पे। सबसे फेवरेट पॉइंट मेरा और यूपीएससी बोर्ड का रैशनैलिटी है यहाँ पे। दे ऑलवेज अप्रिशिएट द रैशनल थॉट्स। आप कितना रैशनली सोचते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप बायस्ड हो रिगार्डिंग एनीथिंग, कि आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो या कास्टिज्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो या रिलीजन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो। दे ऑलवेज अप्रिशिएट रैशनैलिटी, दे ऑलवेज अप्रिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि क्या चीज़ सही है। सपोज कोई पर्सन है रिजर्वेशन पे, उसके ओपिनियन जानना चाहते हैं, और ऐसे में जब इस तरीके के मुद्दों पे बातें होती हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हॉट टॉपिक्स पे जब बातें होती हैं, वहाँ पे एक ये और इम्पोर्टेंट है, मैं बातें वर्ड बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक आपके हाथ में है कि आप इंटरव्यू दे के आओगे या उनसे बात करके आओगे। वो बातें करना चाहते हैं, कैंडिडेट इंटरव्यू देने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। वो जब मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे आप समझोगे इन चीज़ों को। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो दे ऑल्सो वांट कि आप उनसे बातें करो और उन्हें कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मिले जिसका इंटेलेक्चुअलिज्म हाई हो और वो बातें करने में उन्हें मजा आए।
क्योंकि बहुत बोरिंग स्केड्यूल है उनके लिए। आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है यूपीएससी में इंटरव्यू देना, लेकिन यूपीएससी मेंबर्स का इंटरव्यू लेना, मतलब वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बोरिंग काम है, क्योंकि उनको डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे, और हर साल करना है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोस्त। और ऐसे में आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि एक माइंड पे छाप छपे, बंदा बहुत बढ़िया था ये, और कलम चले फिर उस डायरेक्शन में। वही हमें हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप करनी है। हमें हमारी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी बहुत अच्छी करनी है इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेज। ऐसे में अब कैंडिडेट ये बोल देता है, सपोज व्हाट्स योर क्वालिटी, वो कहता है सर आई हैव इंटीग्रिटी। वो सबसे पहला सवाल ही पूछते हैं, चलो पहले ये बताओ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में डिफरेंस क्या था, ये बता नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो आप ही बताओ मुझे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये अगर आपको नहीं पता है तो अभी चेक करो इस चीज़ को जाके। तो कैंडिडेट के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि जब उसको कोई देख भी नहीं रहा ना, तब भी उसका ऑनेस्ट है वो। और ये आप जो भी चीज़ें बता रहे हो, ये चीज़ें प्रूव कैसे करोगे, आपका माइंडसेट प्रूव कर देगा। ये बोलने से प्रूव नहीं होती कि मैं ऐसा बोल दूं सर आई हैव लीडरशिप स्किल्स, वो बोलेगा चलो 2 एग्जांपल बता दो जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स आपने शो की हो। एग्जांपल है ही नहीं। सर एक बार क्रिकेट का मैच हुआ था और वहाँ पे मैं कैप्टन था, बस इतना ही लीडरशिप स्किल है। यहाँ से कैसे पता चला लीडरशिप स्किल का? या तो कोई इंसिडेंट आप बताओ और चीज़ें, कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व की हो उस बिहाफ पे। मैं ये बोल रहा हूँ, आपका क्वालिटी ऑफ आंसर ये डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े और अच्छे लीडर हो। प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है कि हवा में बात करें। और जैसे बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं और जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ के इस स्टेज तक पहुँचे हों। सपोज जैसे किससे पूछा था, एक बार मुझसे पूछा था, तो देन आई सेड कि कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कैलकुलेटिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आई हैव। तो बोल रहे थे कि सपोज किसी पर्सन ने जॉब छोड़ी और उससे पूछा कि भाई जॉब छोड़ा है आप और जॉब छोड़ के आपने ये तैयारी स्टार्ट कर दी, आपको नहीं लगता कि पहले आप एम्प्लॉयड थे और फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, और ऐसा क्या चीज़ें थी, आपने ऐसा डिसीजन जो लिया वो काफ़ी रिस्की डिसीजन था और वो रैशनल नहीं था। आप इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करते हो, आपका रिस्पॉन्स कितना रैशनल आता है, कितना मैच्योर आता है, और इसमें क्लैरिटी कितनी है, इस चीज़ पे आपके नंबर डिपेंड करेंगे। यही इंप्रेशन छोड़ जाएगा आपका। आप जब बताओगे सर रिस्क था, बिल्कुल रिस्क था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की कि सपोज मुझे मान लो सिलेक्शन, कई लोग इस बात पे अड़ जाते हैं सिलेक्शन होगा होगा क्यों नहीं होगा सर, लेकिन ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि सपोज 1000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सीट तो 300 ही है, आप वहाँ पे थोड़ी अड़ सकते हो इस बात में, नहीं सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया ही रहेगा। अब सिलेक्शन उनको ही करना है, आप जिनसे अड़ रहे हो उस चीज़ पे। तो आपको ये बात समझनी होगी इस चीज़ में कि आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि सर मैं अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो भी मैं अपने फील्ड में वापस जा सकता हूँ और फर्दर टेरिटोरियल आर्मी या चीज़ें कर सकता हूँ। मेरी एक बार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ऐसा कुछ स्टेप लूँ, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई लर्न मैनी थिंग्स सर विच विल हेल्प मी थ्रू आउट माई लाइफ, नॉट ओनली इन दिस प्रोफेशन, थ्रू आउट माई लाइफ। और यही मैं इन मॉड्यूल्स का मेन पर्पज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मॉड्यूल्स आपको केवल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं करेंगे, इट विल ट्रांसफॉर्म यू और इट विल प्रिपेयर यू फॉर द लाइफ। आप लाइफ के लिए आपको चीज़ें वो सीखोगे, आप जो चीज़ें सीखने वाले हो। सपोज जब वो अब इतना भारी भरकम इतना मैच्योर आंसर तो दे दिया कि सर मैं लाइफ के लिए मैंने प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी, और पूछेगा चलो बताओ 3-4 चीज़ें क्या सीखी, तब वो बातें पता होनी चाहिए दोस्त कि मैंने क्या सीखा इस प्रोसेस में। मैंने प्रेशर हैंडल करना सीखा, मैंने नॉलेज गेन की इस चीज़ में, मैंने जो मेरा टीम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें सीखी। टीम मैनेजमेंट में आप बता सकते हो कि हाँ भाई ग्रुप स्टडी में हम कैसे टास्क डिवीजन करके पढ़ाई करते थे एक दूसरे के साथ, जो भी प्रैक्टिकल हो और जो रियलिस्टिक हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है वहाँ पे। मीनवाइल हो सकता है कि कुछ काम हमने कभी किए ना हो, जैसे सपोज जॉगिंग आपकी हॉबी है, रनिंग आपकी हॉबी है, आपने हॉबी में मेंशन कर दिया, और ऐसा बहुत बार, देखो मुझसे कुछ छुपा नहीं है आपका, ऐसा मैं आपकी रूह तक जानता हूँ, हर एक कैंडिडेट्स के बीच ही रहता हूँ, और हर साल इतनी इंटरेक्शन होती है। तो मैंने इंटरव्यू का बताया, ऑनलाइन कैंडिडेट्स का तो बताया नहीं है जो कोर्स की तैयारी करते हैं। आपकी रूह तक जानता हूँ कि आपके मन के अंदर क्या है और कितना पाप छुपा है। ऐसे में सपोज जिस कैंडिडेट ने अपनी हॉबी बस लिख दी और उसकी वो कोई हॉबी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। अगर आपने रियल लिखी है तो बहुत बढ़िया बात है, और लेकिन मान लो कि रियल नहीं लिखी है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो उसे रियल बनाओ दोस्त।
सपोज आपने जॉगिंग हॉबी लिख दी है और उसके क्वेश्चंस के रट्टे मार लिए कि जॉगिंग और रनिंग में क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं उधर प्रैक्टिकल कि बताओ, ये बताओ कि जब जॉगिंग करते हो दोस्त तो आपकी स्पीड क्या रहती है। तो चलो इस बात का भी रट्टा मार के चला गया घर से। तभी मैं बता रहा हूँ कि थ्रू दिस मॉड्यूल्स वी विल नॉट प्रोवाइड द आर्टिफिशियल आंसर्स, बट वी विल वर्क ऑन मैनी थिंग्स। जैसे कि अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि उससे पूछा जॉगिंग का ये बताओ कि क्या टाइम किस टाइम जाते हो। चलो इस बात का भी वो घर से तैयार करके गया था कि ये बोल दूँ मैं 6 बजे जाता हूँ। तो पूछेंगे जॉगिंग करते वक्त जो 400 मीटर का कितने मीटर का ट्रैक है आपका। वो बोलेगा घर से कुछ पढ़ के गया होगा, तो नहीं पढ़ के गया होगा तो उसका एक्सप्रेशन उससे पहले बोल देंगे। जब भी कभी हम झूठ बोलते हैं दोस्त, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि जब हम सच बोल रहे हों। और इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड काफ़ी सारे लोग इसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं। और इसके रिगार्डिंग जितने भी, जो मैंने फिर से पहले लास्ट क्लास में ही बताया था, जितनी आपकी उम्र नहीं उतना उनका एक्सपीरियंस है। और हम पकड़ लेते हैं यार झूठ बोल रहा है जब कैंडिडेट, तो वो तो 1 मिनट में भाप लेंगे। वो बोल देंगे किस किस के साथ करते हो, लास्ट कब गए थे, उधर कौन कौन मिला था, कितना झूठ क्रिएट करोगे। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, अब तक जो चीज़ नहीं की अभी समय है उस चीज़ को अब कर लो। अब कर लो उसको, जॉगिंग को। अब जितना जो चीज़ आपने कर रखी होगी ना, कभी किसी का पॉडकास्ट सुन के देख लेना, किसी की बातें सुन के देख लेना, या कभी किसी के साथ बात करके देख लेना। मैं इतना इस तरीके से क्यों बात कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें की हुई है। जिसने जो चीज़ एक्सपीरियंस की होगी ना, वो उतना बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो आपको जो भी कीवर्ड्स आपके डेफ में हैं, उन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई चीज़ अगर आपने ऐसी लिख दी है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो एक बार एक्सपीरियंस करो, उनको अच्छे से एक्सपीरियंस करो। यू हैव टाइम, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको एक्सप्रेस कर सकें। आई होप द मोटो इज़ वेरी क्लियर कि यूपीएससी बोर्ड की चेकलिस्ट क्या है। और ओवरऑल इस चीज़ को समराइज करें तो दे चेक फिटनेस फॉर द यूनिफॉर्म सर्विसेज। आप कितने फिट हैं उस चीज़ के लिए। और फिटनेस का मतलब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस से नहीं है, पूरा फिटनेस आ गई इसमें। आपकी मेंटल फिटनेस आ गई, आपकी इमोशनल फिटनेस आ गई, ओवरऑल फिटनेस की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस पार्ट इज देयर। अब जब मैंने बताया कि जैसे यूपीएससी एक्स चेयरपर्सन ने बोल दिया कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है दोस्त, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, लेकिन इसको लोग मिस इंटरप्रेट करके समझ लेते हैं कि कुछ पढ़ना नहीं है। अवेयरनेस इज नेसेसरी। आपको ऑफिसर बनना है और आप अवेयर ही नहीं हो ना अपने बारे में, मतलब दीज आर द कंपोनेंट्स। कभी कभी कैंडिडेट्स अपने बारे में ही अवेयर नहीं होता है, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। एसएसबी इंटरव्यूज में तो बहुत ज्यादा फोकस होता है इस चीज पे कि आप अपने बारे में, अपने क्लोज वंस के बारे में कितना अवेयर हो। पूरा एसएसबी इंटरव्यू इस चीज पे टिका हुआ है, पूरा एसएसबी प्रोसेस ही इस चीज पे टिका हुआ है। जो पीआई के फॉर्म भरवाते हैं, इसमें आपका डाइव भरवाते हैं, उसमें पीआई के फॉर्म भरवाते हैं, तो भरवाने का मेन पर्पज ये है भाई आप अपनी फैमिली को कितना जानते हो, अपने आप को कितना जानते हो। उनको आपके करंट अफेयर नॉलेज से कुछ नहीं लेना, उनको सबसे ज्यादा आपसे लेना देना है। और यहाँ पे भी उसका कुछ मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। एंड मेरा ऐसा मानना है, इट्स नॉट अबाउट द यूपीएससी इंटरव्यू, इट्स अबाउट द लाइफ कि एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ। और यही एक मौका है दोस्त, हमारे पास रीजन है अपने आप को जानने का। क्योंकि वैसे तो हम दुनिया की इतनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कॉम्पिटेटिव फील्ड ही ऐसा है। और यहाँ पे एक हमें तैयार करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, मतलब सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से भी। और मज़ा इस बात का है कि जब हम वो तैयार कर रहे हैं, हम सच में हमारे बारे में बहुत चीज़ें जानेंगे। उसमें हमें क्या क्या जानना है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट। उसका एक हम रियल आंसर देखेंगे और एक हम ये देखेंगे कि अब क्या वो आंसर यूपीएससी में बताने लायक है या नहीं। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी सही बात है, क्योंकि इंटीग्रिटी की बात है, ऑनेस्टी की बात है। अब एक बात सोचो कि मुझे कैंडिडेट मिला, अब उसका फर्स्ट प्रेफरेंस इज द आईटीबीपी। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन ऑफ द आईटीबीपी, उसने क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला हुआ था। एंड आईटीबीपी तुरंत मेरी नज़रों ने उठाया कि आई आस्क्ड हिम आईटीबीपी के बारे में, थोड़ा उसने बता दिया, सब रटा मार रखा था उसने। ओके, 2-3 मेंबर से और बात हो गई। और देन इन बिटवीन द कन्वर्सेशन आई आस्क वन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। आपका लाइफ का डर क्या है। एंड सडनली उसके मुंह से निकला, सर मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। अब ऐसे में आप ये बताइए कि एक कैंडिडेट जिसको हाइट से डर लगता हो और उसकी आईटीबीपी फर्स्ट प्रेफरेंस है और उसने पीछे बड़ी बड़ी बातें बोली हैं इंटरव्यू पार्ट में, तो क्या ये चीज़ें कोरिलेट हो पा रही है किसी एंगल से। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मान लो 1% भी आपका वो डर है,
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे वहाँ पे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इतना ही चलता है यूपीएससी का इंटरव्यू, सीएपीएफ का, किसी किसी का 15 मिनट भी चलता है। और ऐसे में कैंडिडेट्स का दिमाग का कीड़ा है ये, जो ये बाहर आके बोल देते हैं मेरा तो 15 मिनट चला, मेरे को तो नंबर नहीं आएंगे, और मेरा तो 35 मिनट चला, 30 मिनट चला, पता नहीं कितने नंबर दे देंगे। नंबर्स का ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें जो आपके अंदर देखना है वो 15 मिनट में देख लें, और ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि वो 30 मिनट में देखें उस चीज़ को। तो अब बात आती है कि आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो रैशनल होने चाहिए दोस्त। रैशनलिटी इज देयर, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे उसने रैशनलिटी वाला पॉइंट मिस कर दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट मिस कर दिया, जब उसने कहा कि मुझे हाइट से डर लगता है सर। तो हाइट से डरने में बुराई नहीं है, डर किसी को भी किसी भी चीज़ से लग सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर्स हो सकते हैं इस चीज़ के जो सबको ऐसा लगेंगे बिल्कुल भाई इसका डर जायज़ है। सपोज कोई पूछे, मुझसे पूछे या किसी एक्स पर्सन से पूछे, अब मान लो कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, ऐसे में इसका आंसर ये भी हो सकता है सर मैं अपने माता पिता या अपने फैमिली मेम्बर को खोने से बहुत डरता है, मैं नहीं चाहता कि वो, सपोज मान लो कि मुझे ऐसा डर लगता है आफ्टर द कोविड, इसमें रैशनलिटी ऐड करनी है, तो रैशनलिटी ये है कि सर आफ्टर द कोविड सिचुएशन मुझे डर है कि मैं अपने माता पिता या अपने किसी क्लोज वन को खोना दूँ। और क्या हो सकता है, सपोज अगर मेरी पर्टिकुलर बात करो तो मैं अपना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स इसमें निकालूं, मैं कभी भी लाइफ में ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहता जहां पे मैं सीखने की भूख छोड़ दूं, ये मेरे अंदर का कीड़ा है। तो ऐसे में अब मैंने ये इतना भारी ये स्टेटमेंट तो बोल दी कि मैं लाइफ में कभी इतनी इस स्टेज पे नहीं जाना चाहता जहां पे मैं सीखने की भूख छोड़ दूं। तो मतलब इससे ये प्रूव होता है कि सामने वाला पर्सन ये सीखने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। अब इसका क्रॉस चेक करना हो, मान लो ये स्टेटमेंट है, इसका क्रॉस चेक, अब आपने कॉपी कर लिया इस बात को और आपसे पापा 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, आपने वहाँ क्या सीखा, वहाँ क्या सीखा, उनके आपके पास जवाब ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं हो, क्योंकि आपने आंसर कॉपी किया था मेरा सुन के या किसी और का सुन के, तो ऑटोमेटिकली इट शोज यू हैव फेक पर्सनैलिटी। तो दोस्त अगर इस तरीके का आंसर बोलना है तो फिर सीखने की भूख भी डेवलप करनी पड़ेगी और वो सीखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अवेयरनेस पे हमारी बातें चल रही थी रिगार्डिंग द अवेयरनेस पॉइंट। तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपने बारे में अवेयर होना चाहिए, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और उसके क्या नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स में आपको वो पॉजिटिव्स, एक कैंडिडेट के हो सकता है 50 पॉजिटिव हो, उसके अंदर हो सकता है 50 क्वालिटीज हो, और हर माँ को अपने बच्चे में क्वालिटीज दिखती हैं, ठीक है, भले वो क्वालिटी ना भी हो, और जो पड़ोसी है या हमारा कभी जिससे बहस होती है बनती नहीं है, उनसे पूछ लो कि क्या नेगेटिव है तो इतने नेगेटिव गिना देंगे कि इंसान का यही मन हो जाएगा मैं यही क्यों रहा हूँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, डोंट टेक सजेशंस फ्रॉम एवरीवन। हमारी ये सबसे बेकार आदत है ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन। एग्जाम पॉइंट में भी हम इस तरीके की गलती करते हैं कि सबसे सजेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट चेकिंग देयर एक्सपर्टीज। यूट्यूब पे अब सारे लोग ज्ञान देंगे, इधर उधर आपके दोस्त ज्ञान देंगे क्योंकि आपका इंटरव्यू है, माता पिता क्यूरियोसिटी चिंता में ज्ञान देंगे कि भाई मेरा बच्चे का बेस्ट होना चाहिए, रिश्तेदार ज्ञान देंगे, जो सिलेक्टेड कोई जानकार है वो ज्ञान देगा, हम ज्ञान दे रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। ऐसे में इंसान का दिमाग पजल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हो सकता है कोई कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, और जब ये वेरिएशन क्यों आती है कि वो ये आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है, वो ये आंसर दे रहा है, व्हाई देयर इज सच वेरिएशंस, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उनका अपने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो आपको जवाब दे रहे हैं। अब मान लो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंटर एंड ए टॉपर। मान लो एक टॉपर के पास गए, हम टॉपर सेशन आपके करवाएंगे, कराने को मैं 50 टॉपर सेशन भी करा सकता हूँ आपके, लेकिन उसका फायदा नहीं है कोई, तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं 5-10 करा दूंगा। क्यों नहीं है फायदा? मान लो 5 लोगों ने कुछ और बोल दिया और 5 लोगों ने कुछ और बोल दिया, तो दिमाग पजल हो गया, आप रहे ही नहीं, जबकि वो पर्सन जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। और एज ए मेंटर मैं यहाँ पे अपनी बात करूं तो आई ऑब्जर्व्ड एवरीवन, जो पास होता है वो भी और जो फेल होता है वो भी। तो मैं जो आपको ये बातें शेयर कर रहा हूं, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कर रहा हूं, एंड इट्स ए क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, एंड ये काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंट में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर से भी मिलना हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस भी इसमें है। जो अभी बच्चों जो हर साल मैं बोल रहा हूँ कि मॉक इंटरव्यूज मुझे देते हैं, वो एक्सपीरियंस भी इसमें है।
इसके अलावा मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी इसमें इंक्लूड है, मेरी नॉलेज भी इसमें इंक्लूड है, तो मैं उस बिहाफ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इन सब एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है और अपना एक्सपीरियंस डेवलप करना है, और वो एक्सपीरियंस वो ऐसा होना चाहिए कि जो आप पॉजिटिव्स इसमें बता रहे हो, इट शुड बी रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल। एग्जाम्पल की सहायता से इस बात को समझते हैं। आप एक प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी के लिए अप्लाई करने गए और वहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है। अब वहाँ की जॉब प्रोफाइल में आपसे पूछते हैं चलो आपकी क्वालिटीज़ बता दो 3, और वहाँ पे आप ऐसी क्वालिटीज़ बता रहे हो, सर आई हैव करेज और मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। क्या करना है उसको प्राइवेट सेक्टर वाले को इस चीज़ से? सामान थोड़ी ढूंढवाना है आपसे क्या भाई सामान रख के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। वहाँ पे उसको चाहिए भाई लीडरशिप स्किल, वहाँ पे उसको चाहिए भाई टीम मैनेजमेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज द टीम मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसको चाहिए दैट इज़ योर स्किल, कि आपको जिस पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है वो काम आपको आता हो। लेकिन वहीं पे इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बात करें तो जब यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट, वो काम तो हमें आता ही नहीं है। हम ऑलरेडी थोड़ी फोर्सेज में हैं, हम तो फोर्सेज का पार्ट बनने जा रहे हैं, और उस फोर्सेज का पार्ट बनने के लिए हमें तो बस ये प्रूव करना है वी आर द सुटेबल पर्सन, हम एक अच्छे कैंडिडेट हैं उस चीज के लिए। तो यही एक बड़ा डिफरेंस है। तो हमें जो भी जवाब देना है उस जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए देना है। सपोज आईएएस के लिए कोई पर्सन जा रहा है तो उसको आईएएस को ध्यान में रखते हुए बोलना है, आपको असिस्टेंट कमांडेंट को ध्यान में रखते हुए बोलना है। दिस इज डिफरेंस। और इन जो 2-3 महीने आपके इंटरव्यू से पहले जो टाइम है आपके पास, अगर आप ऐसा सोचते नहीं हो तो आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस ऐसा डेवलप करना है कि आपके मन में फिट हो जाए भाई असिस्टेंट कमांडेंट ये सब कुछ है और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है और आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दिस। एक सीट है चाहिए मुझे और वो सीट मैं लेके रहूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द डिजर्विंग वन। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, उसके लिए डिजर्विंग होना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं, कुछ को होना पड़ेगा। तो सबको अपना पता है कौन कितने पानी में है। सेम विद दैट कि आपके अंदर हो सकता हो लाख बुराइयां हैं, और हो सकता है कि कभी कभी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। ऐसे में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था, डोंट टेक सजेशंस फ्रॉम एवरीवन। सपोज जब कैंडिडेट बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देता है ना, तब ऐसा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। जो एमेच्योर लोग हैं जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है और उन कैंडिडेट उनके पास फंस जाते हैं कभी कभी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। दैट्स व्हाई नॉलेज एंड अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में वो कैंडिडेट को बताया तेरे अंदर ये कमी है भाई, तू बहुत लाउड बोल रहा है या तू बहुत मंदा बोल रहा है। लाउड बोल रहा है, मान लो कोई कैंडिडेट है, सपोज मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर आप तो बहुत लाउड बोल रहे हो, और ऐसे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा बोलना स्टार्ट कर दूँ कि कैंडिडेट को सुनना ही बंद हो जाए। तो ऐसी चीज़ों पे जो दिक्कत ही नहीं है, वो धक्के से दिमाग में दिक्कत बना के डाल दी गई, उन चीज़ों से बचना है। आपको इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड जो नेगेटिव्स आप किसी को बताने वाले हो, दिमाग में इतनी बार बोल दो कि मेरे अंदर ये पॉजिटिव्स है, ये पॉजिटिव्स है, ये पॉजिटिव्स है, और 5 और 3 के रेशो में याद रखो। जो पॉजिटिव चीज़ है वो 5 पॉइंट, जो नेगेटिव है वो 2 या 3, बस बात खत्म। ये 3 और 5 का रूल दिमाग में डाल लो। अब ऐसे में अपनी क्वालिटीज बताओ, तो 5 क्वालिटीज 6 क्वालिटीज फेंक के मारो तुरंत। ऐसा नहीं कि 2 क्वालिटी बता रहे हैं, और वो जो प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो जो प्रोफाइल में हर्डल का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी कैंडिडेट ने बोला था मुझे हाइट से डर लगता है और आईटीबी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो प्रोफाइल में हर्डल का काम है भाई, ये तो कैसे पहाड़ों पे नौकरी करोगे, तुरंत कॉन्फिडेंस डाउन है। जैसे ही सपोज हमें ये भी ऐसा होता है कि हमें फील होता है हमने कुछ ब्लंडर कर दिया भाई, तुरंत कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, और ये फर्दर क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर आंसर्स में, रिस्पॉन्सेस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस गिर गया, इसका प्रेशर में आ गया बंदा। तो जिसको मुझे 120 देने थे, अपने आप कलम 100 पे पहुंच गई उसकी। 100 भी माड़ा नंबर नहीं है, 100 भी बुरा नंबर नहीं है, लेकिन मैं 110 120 ले सकता था अगर मैंने वो ब्लंडर नहीं किया होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यू शुड नो योर सेल्फ, यू शुड नो योर फैमिली, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर क्लोज वंस, योर फ्रेंड्स। और मेनली द डिस्कशन पॉइंट, मेनली वो यूपीएससी जो मेंबर्स हैं वो आपसे, मैं फिर बोल रहा हूं, वो आपसे चीजें डिस्कस करेंगे। आप इंटरव्यू देने मत लग जाना, डिस्कशन करेंगे। मतलब वो हो सकता है एक डिस्कशन पॉइंट उठेगा जाते ही, सबसे पहले वो डिस्कशन पॉइंट आप भी हो सकते हो, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, वर्ल्ड में जो इवेंट चल रहा है वो भी हो सकता है, नेशनल इशू भी हो सकता है। दैट्स व्हाई अवेयरनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं,
ताकि जब इनिशियल पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट हो तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई ही रहे। और कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है। ऐसे में वी मस्ट नो अबाउट आवर फैमिली। इसमें फैमिली में फैमिली प्रोफेशंस की मैं बात कर रहा हूं, फैमिली पॉजिटिव्स की मैं बात कर रहा हूं, फैमिली शॉर्टकमिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, हमारे क्लोज वंस के बारे में बात कर रहा हूं। एंड एसएसबी में बहुत ज्यादा फोकस होता है इस चीज पे एज कंपेयर टू यूपीएससी। यूपीएससी मेनली, सपोज आपके फादर फार्मर है तो एग्रीकल्चर पे जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बात होगी, आपके फादर को लेकर बात नहीं होगी। एसएसबी इंटरव्यू में आपके फादर को लेकर बात होगी। यूपीएससी जनरलाइज्ड वे में फार्मर के बारे में बात करेगा। आपके फादर एक टीचर हैं सपोज, तो यूपीएससी जो बात करेगा वो ओवरऑल टीचर्स या एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेगा। एसएसबी पर्टिकुलर आपके फादर के बारे में बात करेगा। वो फर्दर डिस्कस करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसएसबी इंटरव्यू एंड द सीएपीएफ एसी इंटरव्यू। यू शुड नो, शुड भी कहना गलत होगा, यू मस्ट नो अबाउट योर एरिया। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर एरिया इट मीन्स यू आर फ्रॉम पर्टिकुलर XYZ प्लेस, और उस प्लेस में आपका विलेज, आपका टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ये चीज़ें इंक्लूड है। एंड उसके बारे में क्या पता होना चाहिए सर? उसके बारे में यू शुड नो, यू मस्ट नो द पॉलिटी पार्ट, हिस्ट्री पार्ट, ज्योग्राफी पार्ट, इकोनॉमी पार्ट। भाई कितनी पॉपुलेशन है आपके एरिया की, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है आपके एरिया की, इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, या वहां पे कोई पर्टिकुलर काम होता है तो वो क्या है, कोई खाने की चीज फेमस है तो वो क्या है, कोई जीआई टैग है तो वो क्या है। सेम विद द ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। सपोज हो सकता है वो कोई बॉर्डर एरिया हो सकता है वो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया हो, तो वो सपोज इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो इंडस्ट्रियल एरिया हो। तो वो उस चीज के बारे में यू मस्ट नो एवरीथिंग। एंड इफ आई एम टॉकिंग द एवरीथिंग मीन्स यू मस्ट नो व्हाट आर द इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अब इश्यूज तो पता है, सॉल्यूशन पता नहीं है। सॉल्यूशन पता होना ही जरूरी है एक ऑफिसर के लिए, तभी तो वो अफसर है भाई, तभी तो ऑफिसर माइंडसेट है उसका, तभी तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, तभी तो रैशनैलिटी है, तभी तो कमांड पोटेंशियल है, तभी तो लीडरशिप स्किल है उसके अंदर। ये सब चीजें जब पता रहेंगी और वो सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन शुड बी रियलिस्टिक, दैट सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। व्हाट्स गवर्नमेंट इज डूइंग यू मस्ट नो। हम पेपर 2 में भी तो लिखते ही ये चीज, मेंस के आंसर राइटिंग में भी तो ये चीज लिखते हैं ना इस चीज के बारे में, तो वो हमको वर्ड्स में बोलना है। एंड इन द जो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है उसमें वी विल लर्न कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है। वहाँ पे मेंस का आंसर नहीं बोलना है भाई, वहाँ पे हमें कम्युनिकेट विद इन 30, 50, 60 सेकेंड से मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए। उसमें कैसे एक इंट्रोडक्शन होगा, कैसे क्या चीज़ें पे, कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि रुकना कहाँ पे है, बोलते रहते हैं। तो वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करती है, और कभी कभी मुँह ही नहीं खुलता, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे वो सब चीज़ें। तो अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर क्लोज वंस, अबाउट योर एरिया। एरिया का मतलब समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। डेफ में डिटेल में माइनिंग करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की। भले ही कोई कितना बोलता रहे, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए सिक्योरिटी पार्ट की, नेशनल इश्यूज की, इंटरनेशनल इश्यूज की। सिक्योरिटी में भी फोर्सेस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। विल डिस्कस द नो योर फोर्सेस में यूट्यूब पे मेरी एक सीरीज भी अवेलेबल है, थोड़ी पुरानी है, अभी अपडेट करके आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में। इसमें पर्टिकुलर सीएपीएफ की बात करें तो 7 फोर्सेस आर देयर, और पूछ लेते हैं भाई क्या डिफरेंस है असम राइफल्स और आईटीबीपी के रोल में। असम राइफल्स को आईटीबीपी में मर्ज कर देना चाहिए क्या? ये एक प्रपोजल चल रहा था, एमएचए वांट्स कि असम राइफल्स शुड मर्ज इनटू आईटीबीपी। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब नॉलेज अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या असम राइफल्स है और क्या आईटीबीपी और क्यों मर्ज करना चाहिए। मैंने आपको बताया था नॉलेज आपको ओपिनियन डेवलप करने में हेल्प करेगी। अगर आपको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, सपोज आपको एग्जैक्ट मुद्दा भी नहीं पता है, तो आप एक गेस वर्क ले सकते हो विद द परमिशन, और वो गेस वर्क चांस है सही होगा। जब आप गेस वर्क लेते हो विद द हेल्प विद द परमिशन, और परमिशन लेने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, विल डिस्कस दैट पार्ट इन द कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसे में कोशिश करो गेस वर्क सही हो, ब्लाइंड गैस और इरेशनल गैस लेने से बचो। वही बात तो चल नहीं रहा है इस चीज़ में, जो डिस्कस करेंगे दैट पार्ट में। नेशनल इश्यूज़ में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो देश की समस्याएं हैं, देश के इश्यूज़ हैं, वो समस्या भी हमको पता होनी चाहिए और समाधान भी हमको पता होना चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है उस चीज़ के रिगार्डिंग, लीगल प्रोविजंस क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क क्या है उस चीज़ के रिगार्डिंग। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होगा सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगा और उस चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं उसको सही ठहराऊं या गलत,
या सरकार ने कोई कदम उठाया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं उसे सही ठहराऊं या गलत, तो ऑलवेज टेक द शेडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट यू। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी रट दो, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ दो अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से देख दो। ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाओगे। आर्टिकल 355 पढ़ो अच्छे से, आपको पता चलेगी सेंटर की क्या ड्यूटी बनती है। तो रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पार्ट कि सीएपीएफ एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है जब स्टेट पुलिस है, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सीएपीएफ। आर्टिकल 355 आंसर देगा इस बात का। एंड यू कैन कोरिलेट मैनी थिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। और ऐसे में आपका वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हेल्ड करना है। हम इंटरनेशनल इश्यूज़ काफ़ी हॉट टॉपिक है, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, वर्ल्ड सिनेरियो इज चेंजिंग, मल्टीपोलर वर्ल्ड, और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यूएसए का जो सिनेरियो है, डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए क्या एक ही है, अलग अलग है। तो ऐसे में रशिया, क्वाड, ब्रिक्स, G20, G7, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना। और इन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो इस चीज़ से रिलेटेड, अपने आप को अपडेट रखो। और न्यूज़पेपर में जो अपना थॉट प्रोसेस है वो वेरियस ओपिनियन से डेवलप करो। इसमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट और राइट नहीं होना है, आपको मिडिल पाथ फॉलो करना है, बैलेंस रहना है। और बैलेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो आप कोई नेगेटिव बता भी रहे हो तो ऑलवेज कंक्लूड विद द पॉजिटिव पार्ट। इसमें आपको सपोज आप किसी चीज़ के क्रिटिक बन भी रहे हो तो उसका सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए दोस्त, तभी आप रियल क्रिटिक हो। क्रिटिक का मतलब ये है, सिंपल क्रिटिसिज्म थोड़े करना है इस चीज़ में, क्रिटिसिज्म के साथ उसका सोल्यूशन आपको आना ही आना चाहिए। अब क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिज्म, चलो बताओ आप कैसे हैंडल करते हो क्रिटिसिज्म को। सर गालियाँ दे देता हूँ, उसको पीट देता हूँ, ये ऐसे ऐसे हैंडल करते हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, यू मस्ट नो दिस थिंग्स एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी हम देखते हैं कि पूछे जाते हैं, वेरी ऑफन दे आस्क। ऐसे में आप बता सकते हो कि सर सबसे पहले आई ऑब्जर्व विच टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दैट, आइदर इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब ये कैसे पहचानेंगे कौन सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म। अगर सोर्स मेरा टीचर है, मेरा मेंटर है, मेरा फादर है, मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा क्लोज वन है, मेरा वेल विशर है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा और मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि हाँ मुझ में शायद ये कमी है एंड मैं उस पर काम करूंगा और उसको ठीक करूंगा। अब वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, चलते चलते बोल दिया किसी ने या ऐसे कमेंट आ गया, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म है, कोई इससे सोर्स ऑथेंटिक नहीं है उस चीज़ का, तो क्या करोगे? वी विल इग्नोर दैट क्रिटिसिज्म, विल नॉट वेस्ट आवर एनर्जी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इट शोज़ योर एटीट्यूड, इट शोज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है दोस्त। एग्जाम्पल्स आपको साथ ही साथ दे रहा हूँ एंड वी ऑल्सो डिस्कस द यूपीएससी मेंबर्स। अभी 9 मेंबर्स हैं, उनके बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। इट्स योर ड्यूटी, ये आपको पढ़ना चाहिए था, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, आपका काम आसान कर रहा हूँ। सो इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। एट प्रेजेंट डॉक्टर अजय कुमार इज द चेयर पर्सन और द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। ऐसे में ये भी आपको हो सकता है ये आपको इनका सामना करना पड़े। इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि बीटेक किए हुए हैं आईआईटी कानपुर से और डायरेक्टर जनरल रहे हैं एनआईसी की, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के, और केरला में काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है इनको, और अग्निपथ स्कीम से जुड़े रहे हैं और इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस पे वेरियस आर्टिकल पब्लिश किए हैं या उनसे भी जुड़े रहे हैं। ये कीवर्ड्स देने का मेन पर्पज़ यहाँ पे ये है कि हो सकता है सपोज ये आपके चेयरपर्सन हों और 3 अदर मेंबर्स हों। वो 3 मेंबर कौन होंगे कभी नहीं पता लगेगा। वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, उनके जो यूपीएससी के जो एक चेकलिस्ट रहती है उनमें से वो कोई भी हो सकता है। हमें उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। और इसलिए हम हमारे बोर्ड में पर्टिकुलर डाइवर्स रखते हैं। हमारे जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी हम साइकोलॉजिस्ट को भी, आपका इसमें एक सेशन में साइकोलॉजिस्ट का भी करवाऊँगा और लाइव सेशंस में वी विल इंट्रोड्यूस दैट पार्ट। और ऐसे में जो अदर मेंबर्स हैं कभी कभी वो आपका ओपिनियन इसलिए जानना चाहते हैं कि आप क्या ओपिनियन दोगे, क्योंकि वो आपस में क्लोज वन होते हैं। सपोज मैं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ तो हो सकता है मैं ही उस चीज़ के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, और हो सकता है कि मेरे बगल वाला, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, मैंने फिर से आपको बोला था वो लोग आपसे चीज़ें डिस्कस करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। बहुत बार आप लोगों के मज़े भी लेंगे, वो उनके लिए मज़ा वो ढूंढते हैं क्योंकि उनके लिए वो बहुत बोरिंग एक्टिविटी है। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको शो नहीं करेंगे। उनमें से हो सकता है मुश्किल से 1 या 2 लोग आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड शो करें,
वो रिलैक्स होके, एक बंदा उस कोने में बैठा होगा, एक बंदा उस कोने में बैठा होगा, एक बंदा सामने बैठा होगा, एक बंदा क्या पता आपका शूज भी ना पहने होने, चप्पल में बैठा होगा। वो इतना कैजुअल एटीट्यूड वो हो सकता है मेंटेन करें आपके साथ। आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं छोड़ना है, क्योंकि इट्स योर इंटरव्यू। वो इंटरव्यू लेने वाले हैं दोस्त, ये बात कभी मत भूलना। और ऐसे में जब सपोज मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि मैं मान लो मेरे से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो मेरे बगल वाला पूछ लेता है आपको, ताकि ये देखता हूँ अब क्या आंसर दोगे। अब मान लो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ये सब चीज़ें देख के आए हो, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है उनकी एक्सपेक्टेशन वही थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। लेकिन सपोज आपने इन चीज़ों से रिलेटेड जवाब दिए जो मुझे पसंद आए, क्योंकि आपका जवाब मेरे से जुड़ा हुआ है और लाइक माइंडेड पीपल हो आप, तो चेयरपर्सन तो मैं ही हूँ, मुझे तो डिसाइड करने हैं सारी चीज़ें, हेड ऑफ द पैनल तो मैं ही हूँ उस चीज़ में। तो ऐसे में चांस ये होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट चीज़ पता है क्या है, जब अब एग्जैक्ट नव पकड़ोगे ना इंटरव्यू में, तो एग्जैक्ट यही है, पूरी सारी कहानी का सार ही ये है, दे वांट टू सी द लाइक माइंडेड पीपल। वो जो है उनका माइंडसेट जैसा है आपका माइंडसेट होना चाहिए। उनका माइंडसेट क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहां से वो वेवलेंथ जो है थॉट प्रोसेस की, वो हमको मैच कर देनी है बस। और यही एक रीज़न रहते हैं कि कभी कभी हम छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हैं। जैसे मान लो शाम का समय और बोल देते हैं गुड मॉर्निंग सर, वो बोलते हैं मॉर्निंग हुई है, तो नहीं सर सॉरी सर गुड आफ्टरनून है, अभी तो गुड इवनिंग हो गई है जेंटलमैन, हाँ सर सॉरी गुड इवनिंग। तो ऐसे में ये चीज़ें होने के बाद भी 120 नंबर मिल जाते हैं कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि उसने, ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, बाद का जो प्रोसेस हुआ इसके, वहाँ पे उसने ऐसे हिट लगाए, लाइक माइंडेड जो वेवलेंथ है, वो तरंगे हैं, वो मिल गए आपस में। अब ये नहीं कि हमको यही दिमाग लगाना है, यही पढ़ना है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज ये जब चीज़ें हैं ये हमें वैसे ही पढ़नी है, तो इन चीज़ों को हमारी चेकलिस्ट में जरूर होना चाहिए। केरला वैसे न्यूज़ में रहता है जिस चीज़ के बाद, अच्छा इन चीज़ों में कभी भी उसको compete नहीं करना है। और इन्होंने बहुत बार बुक्स लिखी होती हैं, वो मस्का भी नहीं लगाना है, ठीक है, कि सर मैं आप वाली बुक पढ़ के आया हूँ तो उसमें भी फालतू दिमाग नहीं लगाना है। तो डॉक्टर अजय कुमार के बारे में हमने बात किया। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर इंडियन आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, और अभी भी अब देखेंगे यूट्यूब पे बहुत इंटरव्यू मिल जाएंगे इनके। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मेरा मिलना भी हुआ था इनसे, एंड कुछ चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं मैं भी बोल सकता। आप ऐसा समझिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस वाले बंदे को क्या चाहिए भाई सामने वाले से। एक तो इनका इंटरेस्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर वैली, पाकिस्तान, चाइना, ऑपरेशन सिंधु, दीज आर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मेन वाइल ये स्किल्स में बहुत बिलीव करते हैं सामने वाले पर्सन की, दैट शुड बी स्किल्ड पर्सन। वो बस ऐसा नहीं कि तुक्के से एग्जाम निकला और आ गया। इनका ये भी रहता है कि मान लो आपने, अब में से बहुत बार ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एनसीसी बैकग्राउंड का होगा, एसएसबीज दिए होंगे, तो आपको अपना कैंडिडेचर थोड़ा स्ट्रांगली जस्टिफाई करना पड़ेगा दोस्त। इनका माइंडसेट ये भी हो सकता है कि भाई एसएसबी में नहीं हो रहा इसलिए आ रहा है इधर, इस तरीके की टोन भी दे कैन यूज। समटाइम्स it depends on the day, it depends on the moment, it depends on the time, and it depends on you, your luck, and multiple factors of this world। ये डिपेंड करेगा कि उनकी टोन कैसे रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका काफ़ी कोर्डियल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा भी मोमेंट हो सकता है कि आपको ऐसा लगे भाई इतना क्यों चिड़ा बैठा था मुझसे, इतना ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं किया जीवन में तो ऐसे में आपको ये हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना। मैं इसमें जो रिटर्न की तैयारी करते हैं उनको भी बोलता हूँ, आपको भी बोलने चाहता हूँ, वी हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें हर सिचुएशन के लिए अपने आप को, अपने माइंड को तैयार करके वहाँ पे जाना है, ठीक है। ये इनके बारे में बात हुई, और जस्टिफाई करने हैं हमें हमारे आंसर्स अकॉर्डिंगली। मिस शुमन शर्मा मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री की हुई है, एमबीए भी की हुई है उन्होंने, आईआरएस है 1990 बैच की, सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें काम किया है, मेन वाइल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया हुआ है। अच्छा इनके बारे में ऐसी लोग हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है सबको, कि लड़कियों को नंबर नहीं देते, दीज आर टोटली मिथ्स, टोटली मिथ। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को एक मैडम रहेगी तो लड़की को ज़्यादा ग्रिल करेगी, कुछ नहीं रखा भाई इन बातों में। ये ग्रिलिंग व्रिलिंग, कोई बोलेगा आपको ट्रैप कर लेगा, आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि क्या ट्रैप है और क्या नहीं है। अपना दिमाग इन फालतू की चीज़ों पे लगाना ही नहीं है, अपना दिमाग अपने आप पे लगाना है, अपने को बेहतर बनाने पे लगाना है, और कैसे बेहतर बनना है वो हम कोशिश कर रहे हैं।
श्री बीबी स्वाइन सर, जिसमें फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम की बात करें तो विद्युत बिहारी सर, गुजरात कैडर के IAS रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और MSME। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चंस आए आपके सामने। जनरली CAPF में जो चेयरपर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। शुरुआत क्वेश्चन की चेयरपर्सन करेंगे और ऐसे में जो क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे बस। और क्वेश्चन पे नहीं होता यार, वो डिस्कशन पॉइंट होता है, वो बस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि किसी मुद्दे पे बात स्टार्ट हो जाए। आप जो जवाब देते रहेंगे वो बातें आगे बढ़ती रहेंगी और फिर वो अपना कह देंगे कि अब आप पूछो दूसरे मेंबर से, फिर वो पूछेंगे, इस तरीके से मेंबर्स पूछेंगे और लास्ट में फिर से चेयरपर्सन पे बात आ जाएगी और चेयरपर्सन जो रहेंगे वो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन और फर्दर पूछे और हो सकता है वो कुछ ना पूछें। वो फर्दर पूछ रहे हैं, फर्दर नहीं पूछ रहे हैं, इन बातों से कुछ प्रूव नहीं होता। कभी कभी ऐसा होगा, मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं चेयरपर्सन ने, मेरे बगल वाले बोला मुझसे तो चेयरपर्सन पूछता रहा बाद में। दीज आर टोटली सब्जेक्टिव टॉक्स, इन पे ध्यान नहीं देना है दोस्त। डॉक्टर दिनेश डासा सर, MSc एग्रो फॉरेस्ट्री, गुजरात से, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं और यंगेस्ट थे काफ़ी, 41 साल की उम्र में ही उधर के चेयरपर्सन बन गए थे और बाद में UPSC में आए। गुजरात टूरिज्म से जुड़े रहे हैं। श्री शीलवर्धन सर, एक्स DG रहे हैं CISF के और IPS ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी से जुड़े रहे हैं। बांग्लादेश में ढाका में पर्टिकुलर पोस्टेड थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटरेचर, योगा, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो पूछा, मान लो लाइक माइंडेड हर इंसान, ह्यूमन टेंडेंसी आपको समझ नहीं आया। हम मॉड्यूल का क्या पर्पज़ है? टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ UPSC बोर्ड। लाइक माइंडेड पीपल्स को सब पसंद करते हैं। सपोज आपका और मेरा माइंडसेट एक जैसा है तो मैं पसंद करूँगा आपको। सपोज आपने योगा लिखा है, मैं योगा करता हूँ, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यही है। पूछेंगे भाई किस टाइप का योगा करते हो, योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं जी, ये भी खेलते हैं। जैसे मान लो मछली पकड़ना हॉबी लिखे रखी थी एक ने, अब इनकी भी इस तरह की हॉबी रहती है। पूछा, फिर मछली पे बात चलती रही 10 मिनट तक, टाइप ऑफ मछलियों पे बात चलती रही। तो एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है वो किसी ना कॉमन पॉइंट पे आके चलेगा और वो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो हमको उस हिसाब से अवेयर रहना है, उस हिसाब से तैयार रहना है। श्री संजय वर्मा सर, फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं। UN नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो नाम का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ, UNWTO, ये इन चीज़ों से एक्सपीरियंस है और मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस इस बोर्ड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑपरेशन राहत, यमन से रिलेटेड, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन, ऑपरेशन दोस्त, टर्की, तो इनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ओवरऑल बात है कि ये बातें तो पता होनी ही चाहिए दोस्त, चाहे आपका इनका बोर्ड आए ना आए, कोई लेना देना नहीं इस बात का। इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे वी विल कवर इन आवर मॉड्यूल्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इसलिए मैंने रखा है कि सिक्योरिटी पार्ट, इसमें शुक्ला साहब भी कवर हो गए, इसमें जब फोर्सेस की बात आएगी शीलवर्धन साहब भी कवर हो गए, संजय वर्मा साहब भी कवर हो गए और अदर जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले डेफ वाला, उसमें बाकी सारे लोग भी कवर हो गए। श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, बिहार कैडर के IAS ऑफिसर है, महाराष्ट्र से हैं और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में काम किया है। एंड श्रीमती अनुराधा प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब से जुड़ी रही हैं। तो ये तो हमने देखा UPSC मेंबर्स के बारे में। इनमें से कोई ना कोई एक पर्सन आपका चेयरपर्सन रहेगा आपके बोर्ड में और ऑलवेज रिमेंबर दे ऑल आर ह्यूमंस, और आप भी एक ह्यूमन हो। तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्त। अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ को लेके तो उसे बोलने में झिझक कैसे कि सामने कौन बैठा है कौन नहीं। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। आपका किसी टॉपिक को लेके कुछ नॉलेज है, कुछ ओपिनियन है, सामने वाले के पास भी नॉलेज है, ओपिनियन है। दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है, जिसके बारे में आप जानते हो वो ना जानते हो या कम जानते हो। ऐसी चीज़ के बारे में वो ज़रूर ज़्यादा जानने चाहेंगे, क्योंकि भाई एक अच्छा लीडर जानने की भी तो इच्छा रखता है। अब ऐसे में सपोज ये भी आपको थोड़ा माइक्रो लेवल पे भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप बोलते हो कि आई एम गुड लीडर, ओके ठीक है, चलो ये बताओ एक लीडर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अब इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए तो यू आर नॉट ए गुड लीडर। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो क्या उनको कोई परफेक्ट आंसर चाहिए आपसे? तो आंसर है नो। तो उनको क्या चाहिए? दे एक्सपेक्ट योर लॉजिकल रिस्पॉन्स, रैशनल रिस्पॉन्स, ऑनेस्ट रिस्पॉन्स एंड योर डिसिसिव रिस्पॉन्स। ये अगर आप देते हो, समटाइम्स मैं ये बोलना चाहूँगा इसमें
कि साइलेंस इज़ बेटर देन फेक आंसर्स। कभी कभी सर मुझे नहीं पता या मैं इस चीज़ के बारे में वो पढ़ूंगा, ये कहना बहुत अच्छा रहता है फेक आंसर्स बोलने से या फेक रिस्पॉन्सेस देने से। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर जवाब पे आई डोंट नो सर व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सक्सेस, आई डोंट नो सर व्हाट इज़ योर फेलियर, आई डोंट नो सर, और यहाँ पे क्यों आए हो, आई डोंट नो सर। अब आई डोंट नो ये चल ही रहा है तो इसका तो ये मतलब हुआ ना यहाँ पे क्यों आए हो, फिर क्यों असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो, कुछ पता ही नहीं है। देन यू मस्ट नो अबाउट योर जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल इज असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट की कब क्वालिटीज़ क्या हैं जी? असिस्टेंट कमांडेंट एक अच्छा लीडर होना चाहिए, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर करेज होना चाहिए। इसमें मोरल करेज की भी बात कर रहा हूँ मैं और आपका फिजिकल करेज की भी बात कर रहा हूँ। और करेज का मतलब बॉडी से नहीं है कि अब बॉडी समझ रहे हो, बॉडी बना ली ऐसी और अंदर साहस है नहीं इतना सा भी, ठीक है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। करेज के एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में इन चीज़ों का, मान लो ऐसी कोई सिचुएशन दी जाती है तब वहाँ पे आपका ये जज हो सकता है। वैसे तो कुछ कहेंगे नहीं कि तोड़ के दिखा दो या कूद के दिखा दो, कुछ ऐसा बस मूवीज़ में ही होता है कि हाँ भाई इस विंडो से जंप कर दो और फिर वो देखता है कि हाँ भाई उधर ही जंप करता है, रैशनलिटी चाहिए, फिल्मों में होता है, उधर कुछ नहीं होता है ऐसा सब। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ऐसे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि एक असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर पावर रहेगी और पावर उसी के हाथ में होनी चाहिए जो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करे। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने अभी तक निभाई है अपनी लाइफ में वो आपको पता होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो दोस्त यही समय है रिस्पॉन्सिबल बनने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी अपने परिवार की। मीनवाइल यहाँ पे जब मैं परिवार की बात कर रहा हूँ तो एक असिस्टेंट कमांडेंट का परिवार ब्लड रिलेशन में तो होता ही है, तो यहाँ पे उसका एक परिवार उसकी फोर्सेस से भी है, तो वो परिवार साथ में लेके चलना होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है। डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। आपसे पूछूं कि आपका डेली रूटीन बता दो भाई क्या है। सुबह उठता हूँ सर 11-12 बजे, बस सुबह और 11-12 बजे बोल दिया, डिसिप्लिन पता चल गया, बात ख़त्म होगी। तो ऐसे में आपके अंदर आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, पढ़ाई को लेके भी, टास्क को लेके भी, हेल्थ को लेके भी, चीज़ों को लेके भी। तो डिसिप्लिन पर्सन को हर कोई दुनिया में, चाहे आप किसी चीज़ का इंटरव्यू दे लो, हर कोई अप्रिशिएट करता है। आई हैव वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, मैंने MNCs में काम किया है, एंड आई क्लोजली ऑब्जर्व दिस थिंग्स कि आप लीडरशिप स्किल अगर आपके अंदर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपके अंदर है, डिसिप्लिन आपके अंदर है, मैंने भारत सरकार के साथ भी काम किया है, डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो दे विल अप्रिशिएट यू, डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट यू। मेरे अंदर ये चीज़ रहेंगी, आप भी मुझे अप्रिशिएट करोगे, आपके अंदर ये चीज़ रहेगी, मैं भी आपको अप्रिशिएट करूंगा। और इन UPSC इंटरव्यू वी वांट द अप्रिशिएशन इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। हमें उनसे कोई सैलरी थोड़ी हाइक करवानी है, हमें तो नंबर चाहिए भाई, ये नंबर दे दो जी हमें, हमारे लिस्ट में नाम आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे में सोशल अडेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट द फोर्सेज। क्यों भाई, आज यहाँ पोस्टिंग है, कल वहाँ पोस्टिंग है, और जो फोर्स में हर कास्ट का बंदा होगा, हर रिलीजन का बंदा होगा, एंड द लीडर शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। ए लीडर शुड बी ऑब्जेक्टिव इन थॉट प्रोसेस, इनोवेटिव होना चाहिए, और चीज़ें होनी चाहिए, वो देखेंगे बाद में। यहाँ पे सोशल अडेप्टेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन फॉर्म ऑफ पीपल उसके अंदर होनी चाहिए। कहाँ पोस्टिंग आएगी ये मतलब नहीं होना चाहिए उसके जीवन में, मैं तो अपने एरिया में ही रहूँगा सर, और CISF दिया ही फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि दिल्ली में नौकरी आ जाए, सरकारी तैयारी फर्दर IAS की तैयारी करता रहूँ। जब तक ये माइंडसेट नहीं छोड़ोगे, हो सकता है अभी भी बहुत लोगों का माइंडसेट हो, जब तक ये माइंडसेट नहीं छोड़ोगे ना दोस्त, यू आर नॉट फिट फॉर द फोर्सेस। फोर्स में एक पर्सन की पर्सनैलिटी, एक एटीट्यूड। देखो फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बहुत लोग बन जाएंगे, हर साल 300-400 लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, लेकिन लीडर सब नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। एक अच्छा लीडर वही है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वही है, इसको ये सब चीज़ें फर्क नहीं करती कि हाँ भाई आज यहाँ पोस्टिंग है कल वहाँ पोस्टिंग है, इन चीज़ों के लिए थोड़े जी रहे हैं भाई। ये इस चीज़ को तो इन्जॉय करना चाहिए। ये मैं अपना माइंड सेट बता रहा हूँ आपको ठीक लगे तो यू कैन अडॉप्ट दिस थिंग्स। भारत की डाइवर्सिटी एक ज़िंदगी मिली है, जब उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए तो फोर्सेस का पार्ट बन रहे हैं। अगर आपकी मोटो बस वो आपको लाख रुपए दिख रहे हैं ना कि बस मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए और लाख रुपए सैलरी आती रहे, ये माइंडसेट है ना दोस्त, तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की नीड है। चेंज कर लोगे तो जितने भी समय फोर्सेस में रहोगे, चाहे कल को IAS बन जाना, चाहे IPS बन जाना, चाहे कुछ भी बन जाना, जितने भी समय आप फोर्सेस में रहोगे यू विल एंजॉय दैट पार्ट। और अगर आप
नहीं इस चीज़ को अडोप्ट कर पा रहे हो तो अब सब तो आईएएस बनेंगे नहीं, ये बात भी सत्य है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। हर साल 60-70 लोग ही बनेंगे, और ऐसे में जो बाकी लोग जो नहीं बनते वो घुट घुट के जीते हैं, और फिर ऐसे जीवन का फ़ायदा क्या अफसर बन के भी। तो ये चीज़ें लाइफ के लिए आपको सुननी पड़ेंगी, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, और कुछ हार्ड डिसीजंस अभी से माइंड में बैठाने पड़ेंगे, और वो जब चीज़ें आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ एक्शंस, और फेशियल एक्सप्रेशन पे वो चीज़ें दिखती हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर द स्ट्रेस, ये एक ऑफिसर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और आपको उनको डेवलप करना है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ड्यूटी का नेचर ही ऐसा है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालना है, एडम देखना है, उसको ट्रेनिंग पार्ट देखना है, ऑपरेशंस देखना है। अब आपके लोगों का माई बाप है असिस्टेंट कमांडेंट, जो 128 लोगों की कंपनी मिलती है, 130 लोगों की, अलग अलग फोर्स में अलग अलग वेरी करती है चीज़ें, स्ट्रेंथ, तो माई बाप है। अब जिसको जो समस्या है, मान लो छुट्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, या और कुछ बेनिफिट्स उसको मिलने हैं फोर्स की तरफ से, हर एक चीज़ का तो आप ही तो ध्यान रखोगे, किस पर्सन को कब ट्रेनिंग करनी है, किसको ऑपरेशंस पे भेजना है, ये आप ही तो देखोगे इस चीज़ के बारे में। उसके साथ पर्सनल टच बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, कागजी का काम पक्का रखना, किसकी रिपोर्ट बनाना, एसीआर बनाना, ये आपका ही तो काम है, असिस्टेंट कमांडेंट का ही तो काम है। ऐसे में यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड द ट्रेनिंग पार्ट एंड द ऑपरेशनल थिंग्स। ट्रेनिंग पार्ट में अब फिटनेस का ही तो खेल है, लुक अप टू करते हैं यार, आप लीडर हो उस चीज़ को, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा तो पीपल विल लुक अप टू यू के रिगार्डिंग द फिजिकल पार्ट। और ऑपरेशनल थिंग्स में आपका करेज, आपका डिसीजन मेकिंग अंडर द स्ट्रेस, ये सब चीज़ें काम करेंगी। अब जो प्रोफाइल देखो, जो प्रोफाइल क्या है भाई, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, 5 फोर्सेस में से एक फोर्स मिलनी है हमको, ठीक है, उसमें ये 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। सीआरपीएफ हमारी अगर बात करें तो भाई इंटरनल सिक्योरिटी में कोई भी काम में हम आ सकते हैं, उसमें कोबरा में जाएं तो भाई माइस्ट एरिया में आ सकती है, उसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी उसका पार्ट है। इस तरीके से देखें, वीआईपी सिक्योरिटी का भी पार्ट बन सकते हैं। सीएसएफ का बात करें तो सीएसएफ भाई इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन कमी करने हैं, कागजों में जीवन निकलेगा उस चीज़ में, तो उसमें तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑपरेशंस चलो बहुत ज़्यादा नहीं करने को मिलते, लेकिन देर आर मैनी इंस्टॉलेशंस जहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी हैं या नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। उस चीज़ के लिए असिस्टेंट कमांडेंट को तैयार रहना पड़ेगा, और उस असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। भाई मैं ऐसा समझता हूँ, आप लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी मेहनत कर ली, उसका एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना है, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना है। ये तो पर्पज़ रहता ही है कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपने परिवार को एक अच्छे जीवन दे सकूं। इसके बियॉन्ड भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो फोर्सेस में जाएंगे, जो आप में से बहुत सारे लोग, मार्क माई वर्ड्स, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके अंडर कहना तो बहुत गलत होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अंडर वाली सोच ज़्यादा रखते हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, दे लुक अप टू यू। अब आप कैसे एग्जाम्पल सेट करते हो, इट्स ये भी आप पे डिपेंड करेगा। ब्लंडर्स किस तरीके के करते हैं, तो क्या हमें नहीं करना है इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी बोर्ड? ओवर अग्रेशन शो करते हैं टुवर्ड द फोर्सेस, ओवर अग्रेशन शो करते हैं टुवर्ड द पर्टिकुलर गोल, कि कर दूंगा सर, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा तो जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्त, ओवर अग्रेशन कोई भी लाइक नहीं करता, आपको बता दूं। फेक पेट्रोटिज्म अवॉइड करना है। क्यों सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहते हो? सर जान देनी है देश के लिए, इसलिए सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, कौन तो जान डिमांड कर रहा है आपकी, और क्यों देनी है अपनी जान? और जान देने के लिए देनी है तो फोर्स में क्यों लेंगे आपको? तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि देश सेवा करनी है सर, देश सेवा करने के और भी तो तरीके हैं। क्या मैं देश सेवा नहीं कर रहा हूँ? क्या बाकी लोग देश सेवा नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यू आर पुटिंग द क्वेश्चन मार्क ऑन अदर पीपल, जो वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो देश सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब जो फॉरेन सर्विसेज में था वो देश सेवा नहीं करके आया, आईएएस था जो वो देश सेवा नहीं करके आया, और क्या वो प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं? तो आपको जो फेक आंसर्स हैं या फेक पेट्रोटिज्म है वो अवॉइड करना है दोस्त, बी रियलिस्टिक। बहुत बार कैंडिडेट आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता है बोर्ड के साथ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। वो नेशनल इशू भी हो सकता है, वो कैंडिडेट के बारे में खुद भी हो सकता है, और हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, अब जो नाम देना चाहो वो दे लो उस चीज़ को, और जो ईगो होती है ना काफ़ी फ्रेजाइल होती है, बस वहाँ तक नहीं पहुँचना है कभी भी।
कभी कभी हम थोड़ा जान लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ जान ले रहे हैं, और वो नॉलेज दिमाग पे भारी हो जाती है और सामने वाले को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है हैंड मूवमेंट्स में, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे पढ़ाते हैं उनको। भाई आप वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने गए हो और वो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो आपकी कैंडिडेचर को चेक कर रहे हैं कि यू आर सुटेबल और नॉट। इस चीज़ में आपको ये नहीं भूल जाना है कि वो आपसे बड़े हैं, आप नहीं। तो उनके साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए आर्ग्यू। आर्ग्यू तो करता है गधा है वो, आर्ग्यू करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी। कोई बोलता है, मान लो सुबह, अभी रात को बोल रहा है, मान लो कोई, वो सूरज है, सूरज चांद को बोल रहा है सूरज है। हाँ भाई तेरा तेरा सूरज है, मेरा चांद है, जा बात करा। उसको फालतू अननेसेसरी करेक्शन नहीं करना। लंबा जीना है तो ये सब बातें करनी पड़ेंगी आपको जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से सिविक सेंस है लोगों की। और फिल्में आंसर्स नहीं देने हैं। बहुत बार कभी कभी हम ताज़ा मूवीज़ देखने का बहुत शौक होता है, वेब सीरीज़ देखने का बहुत शौक होता है, और वो डायलॉग्स चिपकाने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में इनके रिपोर्कशंस हो सकते हैं और बैकफायर कर सकती हैं चीज़ें। सामने वाला नाराज़ हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है उसको डिसलाइक करे उस चीज़ को। वो ज़्यादा ड्रामा वो पसंद नहीं करते। आप सोफिस्टिकेटेड चीज़ें दिखाओगे ना, वो ज़्यादा इतना ड्रामा पसंद नहीं करते। उनका बिहेवियर ऐसा है उस एज में, उनको चाहिए सिंपल बढ़िया सटीक चीज़, क्लियर चीज़ चाहिए, कंपोज्ड माइंड चाहिए उनको, रिलायबल माइंड चाहिए कि हमें रिलाई किया जा सके जिस पे, और वही हमारा मोटो है। डिफरेंस की बात करें एसएसबी इंटरव्यू और आपका सीएपीएफ एसी इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहला तो जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है वो एक मेंबर लेता है आपका, बहुत रेयर हमने देखा है कि वो 2 मेंबर भी हो सकते हैं। वहीं पे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो 4 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये क्रिएट हो जाता है कि आपका ये इंटरव्यू आधा घंटा चलता है, कभी कभी 40 मिनट भी चल सकता है, 45 मिनट भी चल सकता है। सो नो टाइम बाउंडेशन रिगार्डिंग दिस, जनरली 30 मिनट चलता होता है। सीएपीएफ में 20-25 मिनट चलेगा आपका, ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस हो गया तो 32-33 मिनट, उससे बियॉन्ड नहीं जाता। कभी कभी एग्जैजरेट करके बताते हैं बहुत बार कैंडिडेट्स की मेरा तो 50 मिनट चला, झूठा है वो कैंडिडेट, वो तो इतना टाइम अलाउड ही नहीं कर सकते हो। ऐसे में यहाँ पे एक ही पर्सन आपको कंटिन्यूसली 30 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा है और वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये क्रिएट हो जाता है कि एक पर्सन ने आपसे सवाल पूछा और आप उसका जवाब दे रहे हो, उसके साथ कन्वर्सेशन में हो, बाकी 3 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब दिस इज द आइडियल सिचुएशन। हो सकता है उनमें से एक फोन पे वो बात कर रहा हो सकता है एक अलमीरा से फाइल निकाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज के लिए मेंटली रेडी रहना और अपना आंसर बंद मत कर देना कि सर पहले फाइल निकाल लो आप फिर मैं बताता हूँ आपको। ये सब हरकतें नहीं करनी है उधर। आई विल प्रिपेयर यू फॉर दीज थिंग्स। ऐसा बिल्कुल होता है। आप आंसर दे रहे हो, फोन आ गया, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तो आप बाकी लोगों को आंसर दे दो भाई, बाकी भी तो बैठे हैं उधर। ऐसा नहीं है कि वेट करो, आपको 20-25 मिनट ही अलॉट है दोस्त, इस बात को समझो। आपने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो वो टाइम गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। मार्क्स की फॉर्म में डिफरेंस होता है। क्लियर हमें पता है 150 नंबर का इंटरव्यू है, हाईएस्ट स्कोर हमें पता है 130 दे रहे हैं, भर के नंबर बांटे हैं इन्होंने। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है इन चीज़ों में। और यहाँ पे एक फिक्स नंबर है आपका, वहाँ पे फिक्स नंबर नहीं है एसएसबी में कि मुझे इसके स्पोर्ट में जाना है या नहीं। मान लो कि आज 10 लड़के मेरे पास इंटरव्यू देने आए एसएसबी के लिए, तो मैं 10 के 10 को रिजेक्ट कर दूं, मान लो मुझे उनमें वो मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए। यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। यूपीएससी में आपको मार्क्स देता है, इसलिए वो मार्क्स सिस्टम है वहाँ पे। और यूपीएससी में जो मेंबर्स हैं वहाँ पे ये बेनिफिट आपको हो जाता है कि जब आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करते हो, 4 अलग अलग लोगों से, हो सकता है एक पर्सन के जवाब आप नहीं दे पा रहे हो सकता है 2 के दे दो, और उन 2 के ऐसे जवाब दे दिए जिससे चारों इंप्रेस हो गए। यहाँ पे 4 लोग आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन डेवलप करेंगे। यहाँ पे एक ही पर्सन है, उसका जो माइंडसेट क्लियर हो गया वही माइंडसेट अब फर्दर रहेगा आपका थ्रू आउट द इंटरव्यू। हालांकि वो आपके दिमाग को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा। एज आई टोल्ड यू कि एसएसबी इंटरव्यू में आपकी पर्सनल चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता रहेगा। पर्सनल चीज़ों में पर्टिकुलर बात करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एसएसबी दिए होते हैं और वो उसी थॉट प्रोसेस पे सीएपीएफ में इंटरव्यू देने जाते हैं। यूपीएससी में सीएपीएफ का ऐसे अप्रोच नहीं चलेगी दोस्तों वहाँ। और दूसरा, जो कैंडिडेट ने एसएसबी या जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट उन्होंने एसएसबी नहीं दिए होते, उनके माइंड में ऐसा रहता है कि एसएसबी में पता नहीं क्या होता है या यूपीएससी में क्या होगा, दोनों सेम ही होते होंगे। दोनों अलग हैं, दोनों टोटली अलग हैं।
बस एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ऐसा समझ लो, बिल्कुल अलग प्रोसेस है इवेल्युएशन की। यहाँ पे वो आपके बारे में बात करता रहेगा, अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फ्रेंड्स, कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड की खूबी क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, आपके बेस्ट फ्रेंड की कमियाँ क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस यहाँ पे पार्ट रहता है कि हाँ भाई बताओ आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, फेवरेट टीचर कौन था, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे, वो फेवरेट सब्जेक्ट था तो क्यों था, वो फेवरेट टीचर था तो क्यों था, उस फेवरेट टीचर की 2 क्वालिटी बताओ, 2 कमियाँ बताओ, अपने फादर की 3 क्वालिटी बताओ, 3 कमियाँ बताओ, आपके मदर फादर में कभी झगड़ा होता है क्या, आपके झगड़ा होता है तो तब आप क्या करते हो, आपके मदर की क्वालिटीज़ बताओ, आपके ब्रदर क्या करते हैं, आपने उनका पैशन क्यों नहीं फॉलो किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे। एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये सब बातें हैं। यहाँ पे अभी तक सोशल अवेयरनेस, वर्ल्ड अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस, इन सब की कोई बातें नहीं हुई। मान लो एएफएसबी है यहाँ पे, एसएसबी मतलब फॉर द नाम ही है, एएफएसबी फॉर द एयरफोर्स। यहाँ पे हो सकता है पूछ लें एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो, आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते, कुछ और क्यों नहीं कर लेते, इसमें नहीं हुआ तो क्या करोगे। हालांकि यूपीएससी वाले भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस का पैरामीटर काफ़ी अलग रहता है। इन शॉर्ट कहूँ तो यूपीएससी आपके प्रेजेंट में बात करेगा और एसएसबी आपके पास्ट में खेलता रहेगा। एसएसबी में मैं तो ऑफिसर्स के बीच में काफ़ी रहता हूँ और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है, मुझे गलत भी लगता है लेकिन वी कांट डू एनीथिंग, कि बहुत बार ऑफिसर्स का माइंडसेट ऐसा होता है, मैंने बहुत बार इनडायरेक्टली उनके मुंह से सुना है ये चीज़, कि एक कैंडिडेट फ्यूचर में क्या करेगा उसकी उम्र के 20 साल उठा के देख लो उसने पास्ट में क्या किया है, और उस पास्ट के फैक्टर के बेसिस पे वो उसका फ्यूचर सिनेरियो डिसाइड कर लेते हैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये है कि जो कि गलत है। हो सकता है भाई उसको एक्सपोजर ना मिला हो उतना, ऐसे वी हैव न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। मैं तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मिलता हूँ जो दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर लाइफ इन द प्रेजेंट टाइम, पास्ट में कुछ नहीं था, कॉलेज से पहले बिल्कुल खत्म, जीरो, और अब उसकी पर्सनैलिटी देखते यू विल से वाओ, बंदा हो तो ऐसा हो, पर्सन हो तो ऐसा हो। तो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है जी, करनी आनी चाहिए। और लेकिन रिजिड माइंडसेट अगर कोई बना के बैठा हो, यूपीएससी में लिबरल रहता है माइंडसेट, रिजिड नहीं है। तो यूपीएससी में आपको 4 मौके मिलेंगे अपने आप को बेहतर साबित करने के, उन में से 1-2 मौका भी आपने अच्छा खेल दिया ना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग पूछ रहे हैं। और यूपीएससी में अगर मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो मान लो किसी एरिया में, तो वो उस एरिया को ड्रॉप करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफकोर्स इट विल वेरी बोर्ड टू बोर्ड, कभी कभी बोर्ड मेंबर्स थोड़ा सा किसी और चीज़ को लेके माइंड में बैठे रहते हैं, लेकिन वो यहीं पे लक फैक्टर आ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, मतलब 100 में से 90 लोगों के साथ, या 90 से भी ज़्यादा 95 के साथ काफ़ी कोर्डियल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। वो आपको काफ़ी कंफर्ट करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ में जो आपने अभी तक यूट्यूब पे देखा है, मेनली आपने सीएससी के मॉक इंटरव्यू देखे होंगे, जो भी देखा है टोटली बकवास है। यूपीएससी फाइनल इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। उसमें उनमें फैकल्टी मेंबर्स बैठे रहते हैं सारे, और वो अपने सब्जेक्ट में खेलता रहता है जो यूट्यूब पे है। फाइनल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फाइनल में सबसे पहले वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, और वो आपसे बात करना चाहेंगे। और मैं फिर से अपनी एक बात मैं रिपीट करता रहूँगा, इट्स अप टू यू कि आप उनसे बातें करते हो, डिस्कस करते हो, या आप उनको इंटरव्यू देते हो। जो ये मॉक इंटरव्यूज़ का कल्चर है, इसने इतना मिथ्स क्रिएट कर दी हैं और इतनी हाइप क्रिएट करती है कैंडिडेट्स के माइंड में, कि कभी कभी कैंडिडेट, मुझे ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं जो ये बोलते हैं, एक था 2023 में एक कैंडिडेट था, वो आया, बोला सर मैंने जीवन में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, किसी चीज़ का इंटरव्यू नहीं दिया, मैं तैयारी कर रहा था आईएएस की और मेरा एग्ज़ाम निकल गया ये, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, और मेरा 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है सर, मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुखर्जी नगर में रहता था वो लड़का। मैं तो कुछ ना कर, तू 1 हफ्ता रोज आ जा मेरे पास। हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की। उस कैंडिडेट बीच में 2 दिन आया नहीं वो, और वो फिर इंटरव्यू से 2 दिन पहले मिलने आया, बीच में नहीं आया 2 दिन, और बोला सर मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रहा। मैं क्या इंटरव्यू देने क्यों नहीं जा रहे? बोला नहीं सर मैं बोल ही नहीं पाऊँगा वहाँ पे, और मतलब
मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंसल्ट हो जाएगी और वो ये बोल देंगे तेरा कैसे तो पेपर निकल गया और तू क्या करने आ गया इधर। मैं ये सब बातें कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोला सर मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने तो ऐसा कह दिया। वो लोग भी गधे हैं और आप भी गधे हो। इतना ओपनली क्रिटिसाइज कोई नहीं करता है। मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मैं बोल रहा हूँ भाई। पहली बात तो उस पर्सन को ये अधिकार ही नहीं है कि वो आपको डिमीन करे। अगर कोई आपको अच्छा नहीं दे सकता तो उसको बुरा देने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा, उस कैंडिडेट से हमने बात की, पर्टिकुलर मैंने उसको जो मैं 2 दिन में दे सकता था हमने दिया। आज भाई साहब आईटीबीपी में ट्रेनिंग कर रहा है बंदा, 110 नंबर उसके इंटरव्यू में आए, हिंदी में इंटरव्यू दे के आया। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख लोगे ना इंटरव्यू देने के आने के बाद। हमारे यूट्यूब पे भी शायद वीडियो पड़ी हो उसकी, और उसका 2 नंबर से 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ है। मतलब उसके अगर 2-3 नंबर कम आते या 1 नंबर कम आता तो बाहर था, लिस्ट से बाहर था वो। ऐसे हमारे पास न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स है मेरे पास। और जो कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा एंड ही स्कोर्ड 110 मार्क्स, और अब वो बोलता है सर बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मिलना था। और मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है। जैसे ही उसका रिजल्ट आया ना, हम मिले, हमने पार्टी भी की, और काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने हमने पार्टी की। आप लोग पार्टी करते हो नहीं करते हो, इट्स अप टू यू। और पार्टी का दूसरा मतलब नहीं है दिमाग ज़्यादा दिमाग है, खाना पीना हो गया बस इनफ, मैं खुश हूँ। मीठा खिलाते रहना, मीठा खा खा के ऐसा हो गए हैं। तो दीज आर द केस स्टडीज़, दीज आर द स्टोरीज एंड दीज आर द रियल स्टोरीज जो आपको बताते नहीं है कोई। और बिलीव में दोस्त, कोई ख़ास बात नहीं है जो इंटरव्यू है या ये है, लेकिन हमें एक प्रिपरेशन करना हमारी ड्यूटी है। प्रिपरेशन करके ही जाना है उधर। बिना प्रिपेयर करके गए इट्स अ कैजुअल एटीट्यूड। बिना प्रिपेयर करके लाइफ में कहीं नहीं जाना होता। कैजुअल एटीट्यूड की शो करना है। ऑफिसर का पहला ही काम ये है कि भाई उसका माइंडसेट उस तरीके से तैयार होगा कि उसको कैजुअल एटीट्यूड ड्रॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पे यही चीज़ें अप्रिशिएट की जाती हैं। व्हाट्स योर प्रेजेंट, व्हाट्स योर ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट रिव्यू भी आपके होने बहुत बार ज़रूरी है। कभी कभी बचपन में कोई चीज़ नहीं कर पाए, नहीं पता तो नहीं पता जी, तो लेकिन वो चीज़ जानना ज़रूरी है। और वो चीज़ सच में जानेंगे, मतलब उस चीज़ पे काम करेंगे, हम पहले से काम करेंगे ताकि हमें ये ना बोलना पड़े कि मैं नहीं जानता इस चीज़ को। आई होप एसएसबी इंटरव्यू और सीएपीएफ इंटरव्यू, अभी कुछ लोग 1-to-1 भी मॉक होते हैं और चीज़ें भी होती हैं। कैंडिडेट आया और सर फंस गया मैं तो बुरा, उधर मुझसे जो एसएसबी का इंटरव्यू दे रखा होगा ना, उसने वो कंपेयर कर पाएगा। एसएसबी का इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू लेके उसको मॉक इंटरव्यू लेके भेज देते हैं, फाइनल में कुछ और ही होता है उसके साथ। तो जो भी मॉक इंटरव्यू दो, आप कहीं पे भी दो, हमारे पास देना है, हमारे पास दो, कहीं पे भी दो, पहले एक बार अच्छे से R&D जरूर कर लेना दोस्त। क्योंकि कोई लोग आपको बोलेगा कि बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आयुष कुमार एक कैंडिडेट था, अभी रैंक 156 है आई थिंक। वो मेरे पास आया, हरिद्वार से है शायद। वो कैंडिडेट आया इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले दिल्ली आया, बोला सर मुझे कहीं पे स्लॉट नहीं मिला और मैं बस आपके पास इंटरव्यू दे रहा हूँ, AVKS में इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसके कुछ बोर्ड, एक इंटरव्यू बोर्ड में मैं था, बाकी में 2 में नहीं था। मैं लास्ट वाले में था। बोला सर मैं 3 दे रहा हूँ आपके पास। मैं क्या इतने देने की नीड नहीं है, 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू काफ़ी होते हैं। नहीं नहीं सर मेरा कहीं और नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे दूंगा या नहीं दूंगा। ऐसे में कैंडिडेट्स, बात ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने की नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्रक्स समझो, पूरे इंटरव्यू का क्रक्स समझो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने मॉक इंटरव्यू दिया ही नहीं होगा, वो भी सिलेक्ट हो जाता है दोस्त। वो क्यों सिलेक्ट हो जाता है? दीज आर द फाइनल चेक पॉइंट्स, इन पे पास होना है। मॉक इंटरव्यूज हमें चीज़ों की प्रैक्टिस करवाता है। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन फाइनल में आ गया, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन CSC इंटरव्यू एंड द CAPF इंटरव्यू। CSC में आपके 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, और CAPF में 4 मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन है वो सब में सेम रहेगा, CSC में भी CAPF में भी। बाकी इंटरव्यूज जो भी UPSC कंडक्ट करवाती है सब में सेम होता है वो चेयरपर्सन। ऐसे में यहाँ पे उनके एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। एक्सपेक्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। और जब एक कैंडिडेट सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड का CAPF में पहुंचता है तो हो सकता है उसके ऑप्शनल पे भी बात हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये मत मान के चलिएगा कि CAPF का इंटरव्यू है, ऑप्शनल पे क्या बात करेंगे। मान लो पूछ ले कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, क्योंकि आपने वहाँ पे मेंशन किया होगा कि आपने कभी CSC दिया है या नहीं दिया है। हो सकता है उस पर बात होनी स्टार्ट हो जाए, तो पूछेगा भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट बताओ आपका। तो
अब बोलोगे जो भी आपका सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या जो भी XYZ, तो हो सकता है वहाँ पे बात हो जाए। ऐसे में जब इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट, अभी कभी कोई कैंडिडेट पूछेगा सर मैंने तो बीटेक पता नहीं कितने साल पहले की थी, या मैंने तो मेरी ग्रेजुएशन इतने साल पहले की थी, मैं तो ग्रेजुएशन के टच में नहीं हूँ सब्जेक्ट पे। बेसिक पता होना चाहिए दोस्त। मान लो फिजिक्स ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन की हो, और तो सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए, क्या पता है? व्हाट इज साइंस। बेसिक, सबसे बेसिक सवाल पता होना चाहिए, व्हाट इज फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, या प्रेजेंट टाइम में नोबेल प्राइज़ किस चीज़ से रिलेटेड मिला है, किस किस को मिला है, उस चीज़ का करंट इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर वहाँ से नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड द अवेयरनेस। इस चीज़ के बारे में हमें चीज़ों को अवेयर होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती हैं। मार्क्स का काफ़ी डिफरेंस होता है, और देर की बात करें तो लगभग उतनी देर चलता है, इसमें कोई टाइमिंग में डिफरेंस नहीं है। जो CAPF में है वहाँ पे मार्किंग ज़्यादा लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू CSC। यहाँ पे 130 नंबर दे देते हैं, 120 नंबर दे देते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर नहीं देते दोस्त। मार्क्स का डिफरेंस यही है कि उसका 275 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 150 मार्क्स का होता है आपका। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिक्सचर पर्सनल चीज़ों को मिलेगा। मान लो 20 क्वेश्चन आपके सामने आए, ये 4-4, 5-5 सवाल पूछे सबने, तो 2-3 सवाल, 4 सवाल आपके पर्सनल क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्वालिटी को लेके, प्रेफरेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको देखने को ना मिले। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको ये समझना होगा कि ये इंटरव्यू या वाइवा ये सब चीज़ें नहीं है, इट्स द पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मीन्स इट्स ए ऑफिसर सुटेबिलिटी टेस्ट। ऐसे में रोल ऑफ चेयरपर्सन की बात करें या रोल ऑफ मेंबर्स की बात करें, तो चेयरपर्सन का काम है आपकी ओवरऑल सुटेबिलिटी को चेक करना, और मेंबर्स की बात करें तो इस चीज़ को टेस्ट करना कि आप स्ट्रेस टेस्टिंग हम बोल सकते हैं, कि कितना ले पाते हो, कितना अवेयर हो, कितना कंसिस्टेंट हो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम निकलने के बाद भी अपने एफर्ट्स में। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। एंड इन द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन मैं एक बात आपको बोलूँगा, बहुत बार लोग आपको एग्जेजरेट करके चीज़ें बताएंगे कि दे विल ट्रैप यू, और आपके साथ ऐसा खेला जाएगा, वैसा खेला जाएगा। मेरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्त, जितना भी कैंडिडेट से बात करने के बाद जो निचोड़ निकलता है, या मेरा खुद UPSC मेंबर के साथ भी जो बात करने के बाद निचोड़ निकला है जीवन का, ऐसे में या अदर रिटायर्ड ऑफिसर से उनकी थिंकिंग, जो उस एज के लोग हैं उनकी थिंकिंग का ये निचोड़ है कि जो UPSC बोर्ड है, दिस बोर्ड विल डिस्कस यू थिंग्स नॉट टू ट्रैप यू, बल्कि दे विल डिस्कस यू टू अंडरस्टैंड यू। वो आपको समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, किस तरीके की पर्सनैलिटी हो, और इस पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिमाग नहीं लगाना है, मेरा तो यही मानना है इस चीज़ में। तो आज के सेशन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको हमारे रिस्पॉन्सेस देने हैं, और UPSC की एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट पे हमें खरा उतरना है, और इन बिटवीन ये अवेयरनेस वाला जो पॉइंट है इसको हमको मिस नहीं कर देना है, क्योंकि नॉलेज भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट ही है। आई होप यू लर्न मैनी थिंग्स। अब इसको इम्प्लीमेंट करो, इन चीज़ों को सीखो। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको दिए, होमवर्क दिया है कि इसका ये क्वेश्चन सोचो, उसका वो क्वेश्चन सोचो, वो सोचो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइव सेशंस के आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, पहला सेशन कैसा लगा, इसका फीडबैक भी हमारे नंबर पे भेज सकते हैं, और अपने बाकी बैचमेट से, अपने पीयर ग्रुप में कुछ शेयर करना चाहते हो वो भी शेयर कर सकते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।